हेलो हेलो एवरीवन। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो भाई, आवाज आ रही है तो कमेंट करके बताओ मुझे जल्दी से, जल्दी बताओ। और वीडियो प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऐसा जूम इन तो नहीं दिख रहा है? अरे ये सर का मतलब क्या, जूम इन दिख रहा है, आवाज नहीं आ रही है ऐसे लिखो। हाँ सर आवाज आ रही है और एकदम सही दिख रहा है ऐसे लिखो। गुड इवनिंग सर, ऑल क्लियर वीडियो एंड साउंड। ओके बाबा, थैंक यू सो मच। तो कल जिस टॉपिक का अपन धागा नहीं खोल पाए थे, आज अपन उस टॉपिक का एकदम धागा खोल देते हैं। सुपड़ा साफ कर देंगे इस पूरे टॉपिक का बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो कल की क्लास के अंदर अपन ने दादा ये डिस्कस किया था कि क्या होता है सैग एंड टेंशन, है ना। तो कल अपन ने सैग और टेंशन जो है इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया था कि सैग और टेंशन क्या होता है, सैग टेंशन सॉरी कैटनरी क्या होता है, स्पैन क्या होता है, सैग क्या होता है, इसका फॉर्मूला डिस्कस किया था। डायग्राम के थ्रू अपन ने इस चीज को समझा था। साथ ही साथ फिर अपन बात करें कि कल अपन ने ये भी डिस्कस किया था कि जो कंडक्टर होता है, जो ट्रांसमिशन लाइन में यूज किया जा रहा है, उस पर किस तरीके की लोडिंग लग सकती है। इस टॉपिक को अपन कंटिन्यू कर रहे थे तो मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। अपन ने ये डिस्कस किया था कि कंडक्टर पे जो लोडिंग होती है वो तीन तरीके से हो सकती है। पहला, कंडक्टर का अपना खुद का वेट। दूसरा, उस पर बर्फ गिर जाए उसका वेट। और तीसरा, जब हवा चलने लगती है उसका वेट। तो जैसे ही कल हवा चली थी, अपना मोबाइल जो वीडियो है वो इंटरप्ट हो गया था। तो कल जो हवा चली थी, आज अपन हवा नहीं चलने देंगे, आज अपन अपना वीडियो इंटरप्ट नहीं होने देंगे। तो यहां पर पहला जो वजन अपन ने डिस्कस किया था कंडक्टर का वेट, वो कैसे लगता है। कंडक्टर का वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगता है। कंडक्टर हमेशा जैसे ही ग्रेविटी इसको खींचेगी जमीन की तरफ जाएगा। तो ये लिखा, इट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स ड्यू टू ग्रेविटी। दूसरा पॉइंट अपन ने लिखा आइस लोडिंग, बर्फ का वजन। अब एक कंडक्टर पे बर्फ जम जाए, फॉर एग्जांपल ये मैंने आप लोगों को ये कल एक्सप्लेन किया था अच्छे से, ये पूरा डायग्राम कि गर्मियों में या नॉर्मल डेज के अंदर, नॉर्मल दिनों के अंदर जो है वो सैग कम था और जैसे ही बर्फ गिरी सैग का वैल्यू बढ़ गया। ये चीज मैंने आपको इमेज के अंदर जूम करके एक्सप्लेन करी थी। मैं आज इसको जूम इन नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसको मैंने सेट कर दिया कोने में। पीडीएफ जब आपके पास आज की क्लास के बाद आएगी तो आप अच्छे से आराम से अपने फोन में इसको जूम करके देखना। तो इस तरीके से बर्फीले इलाकों में जब कंडक्टर पे बर्फ जम जाती है, तो कंडक्टर पे जब बर्फ जम जाती है तो कंडक्टर ठंडी लगती है? ऐसा नहीं है। ठंडी लगो गर्मी लगो कंडक्टर को रखती पर फर्क नहीं पड़ता। कंडक्टर पे वजन बढ़ जाता है, ये दिक्कत है। कंडक्टर पे वजन बढ़ जाएगा तो वो और नीचे लटकेगा। तो इस वजन को हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि बर्फ की वजह से कितना वेट एक्सर्ट हो रहा है। समझ में आ गई बात? तो देखो, सबसे पहले अपन ने क्या किया, एक डी डायमीटर का कंडक्टर एज्यूम किया और इसके ऊपर एक टी थिकनेस का आइस जो है वो अपन ने आइस मान लिया। अब तुम कहोगे कि सर बर्फ तो नीचे की तरफ ज्यादा लटकती है, ऊपर की तरफ ज्यादा होती है, साइडों में तो बर्फ कम होती है। तो भाई कैलकुलेशन के लिए इमेजिन करना पड़ेगा ना कि जो बर्फ है यूनिफॉर्म रूप से है, चारों तरफ कैसी है, यूनिफॉर्म है। तो टी थिकनेस की तो टोटल डाया कितना हो गया, डी प्लस टू टी। और केवल कंडक्टर का डायमीटर कितना है, डी है। अब क्या करना है, अब हमें बर्फ का वजन निकालना है। कैसे निकालेंगे? बर्फ का वजन निकालने के लिए टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया में से कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया घटा दो, तो केवल बर्फ का क्रॉस सेक्शन एरिया बचेगा। तो बर्फ के क्रॉस सेक्शन एरिया को लंबाई से गुणा करके वॉल्यूम निकाल लो और वॉल्यूम को डेंसिटी से गुणा करके वजन निकाल लो। ये आप लोगों को मैंने पहले भी सिखा रखा है।
कल भी सिखा दिया था, आज रिवाइज भी करा दिया है। आई होप आप लोग समझ रहे हैं, समझते जा रहे हो तो थम्स अप करते जाना कि हाँ दादा कल वाली क्लास याद है, एकदम परफेक्ट है। आगे चलिए, तो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया हम निकाला आइस के साथ, तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर को मैंने डी बाई 2 लिखा है, डायमीटर बटा 2, तो आर को डी बाई 2 लिखूंगा तो आर का स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर बटा 4, ये रहा डी स्क्वायर, ये रहा बटा 4। टोटल डाया कितना है, डी प्लस 2टी। कंडक्टर का कितना है, डी, तो टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया डी प्लस 2टी का होल स्क्वायर बाई 4। कंडक्टर का पाई डी स्क्वायर बाई 4। बर्फ का कितना होगा, टोटल में से कंडक्टर घटा लो, ये घटा लिया तो बर्फ का आ गया। ये आइस कवरिंग का वैल्यू पाई टी डी प्लस टी मीटर स्क्वायर यहां पर आया है। अब यहां पर अपन ने क्या किया, यहां पर अपन ने गेम खेला है। क्या गेम खेला अपन ने कहा कि एक काम करते हैं, मीटर स्क्वायर तो आ गया, अपन 1 मीटर से गुणा करते हैं और 1 मीटर से भाग दे देते हैं। उससे क्या होगा, जब आप मीटर स्क्वायर से गुणा करोगे तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब हो गया, मीटर क्यूब क्या हो गया, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम लिख दिया। और डिवाइड में जो मीटर लिखा है उसको इधर लिख दिया पर यूनिट लेंथ, यानी यही फॉर्मूला वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ का बन गया। सर ऐसा क्यों किया, आओ अभी समझाते हैं आपको। ऐसा इसलिए किया है, ऐसा क्यों किया, इसका मतलब क्या, ऐसा हमने इसलिए किया कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि रो जो है ना वो आइस का डेंसिटी है। ठीक है सर, फिर क्या करना है, रो आइस डेंसिटी है तो रो आइस डेंसिटी किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब में होती है। अच्छा, फिर तो हमें वेट निकालना है, तो कैसे निकालें, हमने क्या निकाल लिया सर, हमने वॉल्यूम निकाल रखा है, किसमें, वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ में निकाल रखा है, मतलब मीटर क्यूब बटा मीटर में। हाँ हाँ, मीटर क्यूब बटा मीटर में हमने वैल्यू अभी अभी निकाला है। अभी इसको तुम डेंसिटी से गुणा कर दो, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब से, तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा तो बचेगा क्या, किलोग्राम अपॉन मीटर। अच्छा, इसलिए किलोग्राम अपॉन मीटर में वेट निकालने के लिए, मतलब कि वेट पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए वो अपन ने 1 मीटर से गुणा और भाग किया था। तो ये फॉर्मूला पाई टी डी प्लस टी इंटू रो आई किलोग्राम पर मीटर में आइस का लोडिंग निकल के आ गया। यहां तक कल पढ़ाया था, क्लियर है तो थम्स अप करो। आज की क्लास अपन चालू करते हैं, यस सुनो, बोलो बाबा, क्लियर है कि नहीं, बोलो रे। हम्म, तो विंड लोडिंग की बात करते हैं, ऑल क्लियर, चलो विंड लोडिंग की बात करते हैं। जब हवा चलने लगे, चालक पे जब हवा चलने लगे, हवा का असर अपन देखेंगे कैसे। तो मैंने कल एग्जांपल में ये बताया था, यहां तक पढ़ाया था, फिर उसके बाद बात बिगड़ गई थी, है ना, कि एक कंडक्टर है, जब हवा चलेगी, हवा चलेगी तो क्या होगा, हवा चलेगी तो कंडक्टर स्विंग करेगा। ये हवा चली इधर से, मतलब हवा नॉर्मली ऐसे चलेगी, हवा जब चलेगी तो कंडक्टर को इधर से टकराएगी तो ये क्या करेगा, स्विंग करेगा, ऐसे ऐसे स्विंग करेगा। ऐसे तो स्विंग करेगा नहीं कंडक्टर कभी, हमेशा हवा की वजह से कंडक्टर ऐसे ही स्विंग करेगा। तो ये कौन सी दिशा में हवा फोर्स लगा रही है, सर ये हॉरिजॉन्टल दिशा में लगा रही है, हॉरिजॉन्टल दिशा में लगा रही है, इसलिए डब्ल्यू एच लिखा, एच मतलब हॉरिजॉन्टल। अब हवा चलने लगी इस तरफ, हवा इस तरफ चलने लगी तो क्या हवा ऊपर वाली सतह से टकराएगी, नहीं, छू के निकल जाएगी। क्या हवा नीचे वाली सतह से टकराएगी, नहीं, छू के निकल जाएगी। क्या हवा पीछे वाली सतह से टकराएगी, नहीं, सामने वाली सतह से टकराएगी। तो सामने वाली सतह किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इसकी चौड़ाई को, और ये चौड़ाई किसके बराबर है, इसके डायामीटर के बराबर है कि नहीं, बोलो बताओ, यस और नो। इसकी चौड़ाई किसके बराबर है, इसके डायामीटर के बराबर है। यानी हवा जो एक प्रेशर के साथ फ्लो कर रही है, तो अपन अज्यूम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, let wind pressure is equals to स्मॉल p किलोग्राम अपॉन मीटर स्क्वायर। तो देखो मेरे साथ वापस दोहराओ, हवा चलने लगी कैसे, सनन सनन, कैसे चलने लगी, गाना नहीं सुना क्या तुमने, चले जैसे हवाएं सनन सनन। तो ट्रांसमिशन लाइन ऊपर लटक रही थी और उसको सनन सनन हवा महसूस हुई। कैसी हवा महसूस हुई, हाँ, सनन सनन। तो वो सनन सनन हवा जो बह रही है उसका प्रेशर कितना है, P किलोग्राम अपॉन मीटर स्क्वायर। अब अपने को क्या चाहिए,
अपन को चाहिए हवा के द्वारा चालक पर आरोपित किया गया वजन। ठीक, कैसे निकालें? वजन का यूनिट क्या चाहिए बाबा, ये बताओ तुम। सर वजन का यूनिट तो किलोग्राम अपॉन मीटर चाहिए। तुम्हारे पास क्या आ गया? सर हमारे पास किलोग्राम अपॉन मीटर स्क्वायर है। क्या करना है? 1 मीटर नीचे एक्स्ट्रा है, इस मीटर को यहां से भगा दो तो किलोग्राम अपॉन मीटर बच जाएगा, वही हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो अभी तुमने एक चीज समझी कि जब हवा चलती है सनन सनन तो टकराती है किससे? उसकी मोटाई से। तो कंडक्टर की मोटाई किसको प्रदर्शित करती है? उसके डायामीटर को प्रदर्शित करती है। और यही वजह है कि अपन यहां पर दो तरीके से टोटल आइस का विंड का वजन निकालेंगे। अगर आइस कवरिंग हो रखी है, अगर आइस कवरिंग हो रखी है तो आइस की कवरिंग हो रखी है, इसका मतलब यह हुआ कि टोटल डायमीटर कितना है? टोटल डायमीटर सर d प्लस 2t है। किसमें है? मीटर में। प्रेशर से गुणा कर दो, किसमें? किलोग्राम अपॉन मीटर स्क्वायर में। तो 1 मीटर से 1 मीटर कटेगा तो किलोग्राम अपॉन मीटर नहीं बचेगा। जी बताइए, नहीं ना बचेगा? बिल्कुल बचेगा। तो अपन इसको लिख देते हैं d प्लस 2t इंटू पी किलोग्राम अपॉन मीटर। तो सर ये तो आइस जमी है, हमारे यहां तो कभी आइस जमती नहीं है, कभी बर्फवा गिरी ही नहीं, हमने कभी बर्फवा को गिरते हुए देखा ही नहीं। तो तुम्हारे चालक का डायमीटर कितना होगा? फिर d होगा। प्रेशर हवा का कितना होगा? p होगा। तो उस केस के अंदर जो टोटल वजन निकल आएगा वो आएगा dp। अरे सर हमारे dp से याद आया, व्हाट्सएप का dp बदले बहुत समय हो गया है, क्लास के बाद बदल लेना, उसमें कोई हताहत नहीं होगी, चेहरे में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। यहां पर कंसंट्रेट करो, डीपी बदलने में कंसंट्रेशन ना को। समझे कि नहीं? बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। तो अपने पास टोटल वजन आ गए बाबा 3। कितने? 3। कितने? 3 वजन सर, 3 टोटल 3 वजन आ गए। अब क्या करें? तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 से तो मामला गड़बड़ हो रहा है। तो अपन निकालेंगे रिजल्टेंट वेट। क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट वेट निकालेंगे सर, रिजल्टेंट वेट। अब मैं अगर रिजल्टेंट वेट की बात करूं तो देखो, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना है ना, भटक मत जाना इधर उधर कहीं। यह है तुम्हारा चालक। कौन चालक है सर? इस चालक के द्वारा जो इस चालक पर जो वजन लग रहा है वो कैसे लग रहा है सर? वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से चालक पर नीचे की तरफ वजन आरोपित हो रहा है। ठीक है, इस वजन को क्या बोलेंगे? इस वजन को सर WC बोलेंगे। अब एक बात बताओ मुन्ना, चालक पर बर्फ जम गई, कैसे जम गई? ब्लू कलर की जमेगी बर्फ, आइस ब्लू लिख दिया अपन ने, अच्छा लग रहा है वैसे ब्लू कलर। ये ब्लू कलर का बर्फ तो इसके ऊपर जम गया। ठीक है, जब ब्लू कलर का वजन इसके ऊपर लगने लगा, ब्लू कलर का बर्फ जब इस पे जमने लगा, बर्फ इस पे जमने लगा तो इस पर हल्का हल्का वजन लगने लगा। तो ये वजन लगा WI। ये भी कैसा लगेगा? ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ। अब चलने लगी क्या? हवा। कैसे चलने लगी? जोर से बताओ कमेंट सेक्शन में, हवा चलने लगी कैसे? बोलो भैया, हवा कैसे चलेगी? कैसे चलेगी बाबा, कैसे चलेगी? अरे ये मैं चेक कर रहा था कि तुम में से कितने लोग ध्यान से देख करके जो है वो नोट्स बना रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश। मैंने जानबूझ के गलती छोड़ा था, विदाउट आएगा वहां पे। वेरी गुड, वेरी गुड रंजन, शाबाश मयूर। हवा चलने लगी सनन सनन। भाई सनन सनन में रह जाओगे, हवा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रही है अब। हाँ, हवा चलेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सनन सनन। हर समय सनन सनन नहीं करना है। हाँ, तो WC प्लस WI नीचे की तरफ और WH हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलने लगी। तो अब हमने कहा कि भैया दो अलग अलग दिशाओं में वजन लग रहे हैं, दो अलग अलग दिशाओं में वजन लग रहे हैं, तो इनका एक परिणामी बल निकालना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल बहुत ही जरूरी है। तो इनका परिणामी बल निकाला गया। ये कैसे निकालेंगे सर? अरे तुम्हें नहीं पता फेजर का नियम? कौन है सर ये फेजर? मुक्का मार देंगे तुम्हारे मुंह पे। अच्छा, फेजर सदिश योग का नियम, बिल्कुल वही। तो सदिश योग का नियम कहता है WR इज इक्वल टू WC प्लस WI। एक ही दिशा में लग रहे हैं, इनका होल स्क्वायर कर दीजिए जोड़ करके, और WH अलग ही दिशा में लग रहे हैं तो WH को अलग से लिख दीजिए आप लोग।
और फिर आप इन दोनों को जो है वो जोड़ दीजिए स्क्वायर को, और फिर इनको खोली पहना दीजिए, ये इसका अंडर रूट लग गया। तीनों वजन, तीनों वजन किलोग्राम अपॉन मीटर में है, तो रिजल्टेंट भी किलोग्राम अपॉन मीटर में रहेगा, और इस प्रकार आपका ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा किलोग्राम अपॉन मीटर में। समझे कि नहीं? अरे क्लियर है कि नहीं बाबा? जल्दी बताओ। अभी बहुत भयंकर भयंकर चीजें समझनी बाकी है, बहुत भयंकर भयंकर, बहुत भयंकर भयंकर चीजें समझनी है, जल्दी समझो इसको। हाँ बोल दो फटाफट से, जल्दी से हाँ कर दो तुम, फिर मैं बात आगे चलाऊं। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। देखो जब वजन बदल गया है तो सैग नहीं ना बदल जाएगा? क्या कहते हो? हैं? क्या कहते हो? रिजल्टेंट वजन से रिजल्टेंट सैग नहीं ना आएगा? आएगा सर, बिल्कुल आएगा, कैसे नहीं आएगा? बहुत जोर से आएगा, बिल्कुल बहुत जोर से आएगा। रिजल्टेंट सैग आएगा, ऐसा सैग आएगा, ऐसा सैग आएगा कि क्या बताएं कैसा सैग आएगा। रिजल्टेंट सैग। तो देखो पिछली बार आपने जो सैग लिखा था, साधारण चालक का वजन इसमें था WL² / 8T, पर इस बार यहां पर जो वजन है वो क्या करेगा, बदल जाएगा। किससे? WR से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। तो अब जो आप फॉर्मूला लिखने वाले हैं डेल का, वो लिखेंगे WRL² / 8T। समझे कि नहीं? WRL² / 8T, और ये मीटर के अंदर वैल्यू हो जाएगी इसकी। तो WR क्या है? रिजल्टेंट सैग हो जाएगा। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं है इसमें, तो दिक्कत यह है कि हमें वर्टिकल सैग चाहिए है सर। ये क्या होता है? वर्टिकल सैग का होता है? सैग तो कई होता है, वो समझ लिए। वर्टिकल सैग क्या होता है? क्या लिखा है सर जी? जिस दिन मैं सारी वीडियो देख लूंगा पावर सिस्टम की, फिर भी आपकी लाइव क्लास लूंगा तो समझ आ जाएगा क्या? रमन आपने अगर अभी अभी ज्वाइन किया है, आज ही आपका पहला सेशन है, तो आप पिछला क्लास, केवल पिछला क्लास कर लेंगे तो आपको यहां से प्रॉपर समझ में आ जाएगा। मगर अगर वो मजा लेना है ना, आह गजब, तब गजबई कर दिए, मजा आ गया एकदम से, उसके लिए शुरू से एक फ्लो बनता है। और आपको ये पता है कि आपको शुरुआत के वीडियो देखने तो पड़ेंगे, तो 2-3 दिन में जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दबाजी, ज्यादा जल्दबाजी में नहीं करनी, रोज के 3 वीडियो देखें और प्रॉपर नोट्स बनाएं। 4 दिन में आप लाइव क्लास तो साथ साथ में लेते रहें। अभी कुछ कम कम समझ में इसलिए आएगा क्योंकि आपने शुरू से फ्लो में नहीं पढ़ा है। शुरू से जब आप 3 दिन बाद में आप जो सारे वीडियोस पुराने हैं वो देख चुके होंगे, तो इन वीडियोस को एक बार एक दिन और एक्स्ट्रा लेकर के देख लेना, क्लियर हो जाएगा। और चौथे से 5वें दिन में आप लाइव के बराबर आ जाएंगे। क्लियर है? आप अभी अभी जुड़े हैं क्या रमन? ठीक है, मैसेज कर देना दादा। वर्टिकल सैग की मैं बात करूं, कल मैंने बोला था, मैंने कहा मेरे को मैसेज कर देना, तुम में से किसी ने मैसेज किया नहीं, 2-3 लोगों के मैसेज आए मेरे पास में। कर देना मेरे को मैसेज, नहीं करो तो फिर डाउट आएगा, तब करोगे, फिर मैं कहूंगा कौन हो तुम, कहां से हो तुम, तो इससे अच्छा पहले लिख दो ना, ताकि मुझे पूछना नहीं पड़ेगा तुम लोगों को, है ना? तो वर्टिकल सैग की मैं बात कर रहा हूं, अब इसको ध्यान से समझना, मैं इसको एकदम अलग से समझा रहा हूं। देख भाई, अगर मैं बात करूं कंडक्टर की, तो मैं अगर इसी इमेज को यूज कर लूं, यही इमेज जो है मैं यूज कर लेता हूं।
इसी को यूज कर लेते, फॉर एग्जाम्पल इसको यूज कर लिया। हमें सैग निकालने की जरूरत क्यों है? हाँ रमेश, मैं आपका मैसेज जल्दी रीड कर लूंगा, है ना? हाँ जी, मैं पहले वाली वीडियो देख रहा था, समझ के तो आपकी क्लास नहीं ले पाता। रमन यार समझ ही नहीं आ रहा क्या लिख रहे हो, थोड़ा अच्छे से लिखो। तो देखिए, अगर अपन यहां पर, तो किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर सैग को निकालना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि एक बार अगर अपन को सैग पता चल गया ना, तो कंडक्टर कितना नीचे झुक रहा है वो पता चल गया, तो हमें हमारी जमीन का पता है, जमीन कहां है। तो हमें जमीन से एक ग्राउंड क्लियरेंस, मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस मेंटेन करना पड़ता है, उससे ज्यादा कंडक्टर नीचे नहीं जा सकता। तो सैग निकालना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमें ग्राउंड क्लियरेंस का वैल्यू चाहिए। और ये जो ग्राउंड क्लियरेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये कौन सी डिस्टेंस है सर? ये वर्टिकल डिस्टेंस है। कंडक्टर से जमीन के बीच की कौन सी दूरी है? वर्टिकल दूरी है। तो हमें वर्टिकल डिस्टेंस से मतलब है। सर ये क्यों समझा रहे हो वर्टिकल डिस्टेंस वाला? देखो अब इसको यहां समझो। मान लीजिए आपके पास में जो कंडक्टर है, ये आप लोग साइड से देख रहे हैं, इसी चीज को बीचों बीच से आप फ्रंट से देखें, ऐसे फ्रंट से, तो क्या आपको नजर आएगा? आपको नजर आएगा कि ये सैग वाली ओरिजिनल लाइन है। मतलब फ्रंट से देखेंगे तो ये सैग वाली ओरिजिनल लाइन है, ये वाली लाइन, इसका ये डॉट, इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैंने यहां बनाया, और ये जो कंडक्टर का पॉइंट है वो यहां है। ये कंडक्टर यहां पर है सामने से, ये पीछे से आकर के ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे। तो आप लोगों को ये सामने से जो कंडक्टर नजर आ रहा है, ये जो डॉट नजर आ रहा है, और ये नीचे क्या आ गई आपकी, फॉर एग्जांपल जमीन आ गई, ये मान लो आपकी जमीन आ गई, ठीक है, और ये आपका कंडक्टर है। ये मान लीजिए आपका कंडक्टर है। अब हवा जब चलेगी तो ये कंडक्टर क्या करेगा? स्विंग करेगा। तो मैं मान लेता हूं ये इसका इस तरीके से फ्लो है, ऐसे कंडक्टर का इस तरीके से एक फ्लो होगा। किस पॉइंट से? इस ओरिजिनल पॉइंट से कंडक्टर का इस तरीके का एक फ्लो होगा। पर जब हवा चलेगी ना, ये तो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर कंडक्टर लटका हुआ है, जब हवा चलेगी तो ये ऐसे झूलेगा। तो जब ये झूलकर इधर आएगा, इस दिशा में दो ही वजन लग रहे हैं, WC प्लस WI, जब वो लटका हुआ है। पर जब वो झूलेगा, झूलेगा, हवा चलेगी तो वो झूलेगा, तो जब ये ऐसे झूलेगा, झूल करके इधर आएगा, तो इस दिशा में जो वजन लगेगा वो कौन सा वजन है? इस दिशा में सर जो वजन लगेगा वो रिजल्टेंट वजन है, WR। तो ये WR इस WC प्लस WI से क्या है सर? ये ज्यादा है। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका ये जो कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर है, ये जब झूलेगा तो ये इस तरीके से झूलेगा, ऐसे नजर आ रहा है? तो ये इस तरीके से झूलेगा, ऐसे अपना जो है ये पूरा करेगा आर्क। इसको मैं इस तरीके से बनाऊं जरा, तो ये कंडक्टर कैसे झूलेगा? ओ ओ ओ, ये कंडक्टर ऐसे झूलेगा, ऐसे नजर आ रहा है? इस तरीके से ये कंडक्टर को स्विंग मिलेगी। अब हुआ ये कि जब ये इस डायरेक्शन में स्विंग करके जाएगा, जब ये इस तरफ स्विंग करके इस तरफ जाएगा, तब वजन इस पर सेम नहीं है, वजन बढ़ चुका है। कितना बढ़ गया सर? WH ऐड हो गया, और WH के ऐड होने की वजह से ये जो वैल्यू है ये और ज्यादा बढ़ जाएगी। समझ रहे हो इस बात को? ये पहले कहां था सर? पहले ये यहां था, फॉर एग्जाम्पल ये यहां पर था, इस जगह पर ये इस तरीके से स्विंग कर रहा था, ऐसे ही स्विंग कर रहा था। फिर जब ये इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जब जाएगा तो ये इस लाइन को फॉलो नहीं करेगा, इसका वेट ज्यादा लगने की वजह से इस तरफ सैग बढ़ जाएगा, क्योंकि इस तरफ जो वेट लग रहा है वो लग रहा है WR, इस तरफ जो वेट लग रहा है वो WR लग रहा है, और इस तरफ जो वेट लग रहा है वो WC प्लस WI लग रहा है, WC प्लस WI लग रहा है। तो ये कंडक्टर अब जब सीधा होगा तो इस समय इसमें सैग ज्यादा नहीं होगा, अब सैग वापस से कम हो जाएगा। इस समय सैग क्या होगा? वापस से कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा?
क्योंकि इस तरफ वेट एक ही लग रहा है, कौन सा, WC प्लस WI। पर जब ये घूमकर इस तरफ जाएगा तब सैग में वृद्धि हो जाएगी। यही चीज मैं यहां पर एक बार फिर से बना दूं, ये इस तरीके से जब जाएगा तो इसके सैग में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में वेट क्या लग रहा है, WR लग रहा है। बट मुझे इस WR वेट की वजह से जो सैग बढ़ रहा है इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि अगर मैं लेवल चेक करूं तो मैं ये देख पा रहा हूं कि जमीन के नजदीक इस कंडीशन में, ना कि इस कंडीशन में, इस अवस्था के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये ज्यादा है, जबकि इस अवस्था के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये ग्राउंड क्लियरेंस कम है। तो कंडक्टर नजदीक किस पोजीशन में, कंडक्टर इस पोजीशन में जमीन के ज्यादा नजदीक है, इस पोजीशन में जमीन से ऊपर उठा हुआ है। तो मुझे चिंता रिजल्टेंट सैग की नहीं है, मुझे उस सैग की चिंता है जो वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? हाँ रमन, पहले वो सारी वीडियोस देख के फिर ये क्लास लेना, ठीक है? चलो, नॉन टेक के अंदर 55 लाइव थे, इस क्लास में कम क्यों है? थक जाते हैं भाई लोग 1 घंटे की क्लास लेकर के, आंखें दुखने लग जाती हैं। कह रहा हूं ना, ऑनलाइन क्लासेस जो है वो डेडिकेशन मांगती है, आप में डेडिकेशन होना चाहिए। कोई बात नहीं, जो लोग, जिन लोगों को लगता है कि भाई नहीं ये लाइव नहीं लेंगे, अपन बाद में फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेंगे, नॉन टेक 1 घंटा होता है, ये 2 घंटे की क्लास है, इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड में बाद में 1 घंटे में देख लूंगा। भाई तुम 1 घंटे में इसको समझ के दिखाना मेरे को, तुम्हें स्लो करना ही पड़ेगा। और तुम वो 1.5 घंटा लगाओगे फिर तुम लिखोगे भी तो सही, तो टाइम तो 3-4 घंटे वैसे ही जाएगा। तो अभी 2 घंटे तुम क्या कर रहे हो, वही बात है। थोड़ा कम समझ में, देखो ऐसे समझ, ये कंडक्टर है, मैं नजदीक आके समझा रहा हूं। ये कंडक्टर की वजह से सैग ऐसा है, ऐसे झुका हुआ है कंडक्टर, ठीक है? अब जब हवा चलेगी तो ये ऐसे स्विंग करेगा इस तरीके से, तो जब ये कंडक्टर स्विंग होकर के इस तरफ आएगा तो सैग बढ़ जाएगा। अगर मैं तुम्हें साइड से दिखाऊं ऐसे, तो ये कंडक्टर जब स्विंग होकर के जाएगा तो सैग बढ़ेगा, सीधा होगा तो सैग कम हो जाएगा। जब आगे जाएगा तो सैग बढ़ेगा, फिर सीधा होगा, सैग कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस समय वजन दो ही है, WC प्लस WI, दो ही वजन लग रहे हैं। पर जब ये स्विंग होकर के ऐसे घूमेगा ना तो इसका सैग बढ़ रहा है। सैग इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इस समय वेट 3 हो गए, WC, WI और WH। तो जब वो कंडक्टर स्विंग होकर के इस तरफ जाता है तो देखो, इसका सैग होना तो इस पाथ को फॉलो करता, मतलब कंडक्टर यहां होता, पर यहां की बजाय ये यहां पर है, सैग में वृद्धि हो गई। ये सैग की लाइन है ओरिजिनल। स्विंग करता तो ऐसे करता, पर हवा चलने की वजह से सैग बढ़ गया। हवा चलने की वजह से सैग बढ़ गया, क्यों? क्योंकि वजन बढ़ गया। पर हमें इस सैग की चिंता नहीं है, क्योंकि ये कंडक्टर को जमीन के ऊपर उठा रहा है। हवा चलने से कंडक्टर जमीन के ऊपर उठ रही है। मुझे चिंता इस बात से कि कंडक्टर जमीन के नजदीक कब रहेगा, जब ये नीचे की दिशा में सैग को बताएगा। और नीचे की दिशा मतलब कौन सी? वर्टिकल दिशा। तो मुझे वर्टिकल दिशा में सैग चाहिए, मतलब रिजल्टेंट वेट की दिशा में सैग नहीं चाहिए, मुझे वर्टिकल डायरेक्शन में सैग चाहिए। तो इसके लिए मुझे करना क्या है? इसके लिए मुझे क्या करना है, इस जगह पर एक एंगल कंसिडर करना है, थीटा। वजन वर्टिकली था, हवा चलने से रिजल्टेंट वेट इस तरफ आ गया, तो ये ओरिजिनल पोजीशन थी, ये नई पोजीशन है, इन दोनों के बीच एंगल मान लिया थीटा। तो वर्टिकल सैग को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल वी से। इस दिशा में सैग कितना है सर? इस दिशा में सैग है डेल, तो इस दिशा में सैग कितना हो जाएगा? इस दिशा में सर सैग डेल वी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर हम वर्टिकल दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेल वी का मान कितना हो जाएगा? सर मेरे को डेल तो पता है, कहां से? यहां से पता है सर। तो इस दिशा में सैग पता है, तो ये अगर ये थीटा अगर एंगल मिल जाए तो थीटा ये डेल इंटू कॉस थीटा करूंगा तो ये कौन सा कंपोनेंट? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा। हम्म, ठीक है। तो टोटल फॉर्मूला जो बना वर्टिकल सैग का वो कितना बना? डेल इंटू कॉस थीटा का। इसको आप इस तरीके से समझें, ओ, इसको मैं इसको रहने देता हूं, इस वाले को मिटा देता हूं। इसको ऐसे समझें कि ये मान लीजिए आपके पास में एक्स है और ये थीटा है।
तो दो कंपोनेंट बनते हैं इसके, तो इसको क्या बोलोगे, x इंटू कॉस थीटा बोलोगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसको क्या बोलोगे, x इंटू साइन थीटा बोलोगे। यही बात है, यस और नो। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो लेना आता होगा ना आप लोगों को। ये अगर कर्ण है, ये एंगल थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो ये वाली वैल्यू x cos थीटा हो जाएगी और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, x sin थीटा हो जाएगी। ये तो सबको आता है। चित्रंजन कुमार भाई आगे पढ़ाऊंगा, जितना पढ़ाया उसमें डाउट है तो बोलो, जो अब पढ़ाऊंगा उसके बारे में ना पूछो, क्योंकि वो मुझे पता है कब पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है ना, उस बात की चिंता ना करो। तो ये वाली वैल्यू अगर x है तो इसको अपन x cos थीटा लिख सकते हैं, है ना, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। इसी को मैं अगर ऐसे कर दूं तो क्या होगा, इसको अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में सैग, इस डायरेक्शन में सैग कितना लिखा मैंने, डेल लिखा है, और ये एंगल कितना है, थीटा। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में ये वाला सैग कितना लिख दिया मैंने, डेल इंटू कॉस थीटा। तभी तो लिखा है क्योंकि थीटा के साथ वाला हमेशा कॉस लगेगा और जो दूसरे वाला है वो साइन लगता है। समझ गए इस बात को। तो आई होप आप लोगों को ये वाला डायग्राम समझ में आ गया। डेल वी का वैल्यू मैंने डेल कॉस थीटा क्यों लिखा है, ये मैंने इस हिसाब से लिखा है। क्लियर, चलो ये तो एक्स्ट्रा वर्क है, इसको अपन ऊपर पटक देते हैं कहीं पर। अब मैं बात करूं अगले पॉइंट की। सर ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब आगे क्या, आगे अपन को निकालना है थीटा का वैल्यू। कौन से वाले थीटा का वैल्यू, इस थीटा का वैल्यू निकालना है। ये थीटा कहां से आएगा, तो थीटा का वैल्यू सर हम निकाल लेंगे। थीटा को तो हम शुरू से ही जानते हैं, हम टेन इनवर्स करके निकालना है। टेन इनवर्स, इसमें थीटा का मान निकालना है, ये 90 डिग्री है यहाँ पर। तो टेन थीटा का मतलब क्या होता है, टेन थीटा का मतलब लंब बटा आधार। अब लंब कितना है भाई, ये तो बेस बन गया, थीटा और 90 डिग्री ये बेस है, ये बेस है। तो आप लोगों के पास में ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर मतलब लंब बटा आधार ना, तो ये रहा लंब, लंब कितना है डब्ल्यू एच, और आधार कितना है, ये रहा बेस डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू आई। तो टेन इनवर्स डब्ल्यू एच अपॉन डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू आई। मैंने कुछ खास नहीं किया है, मैंने लंब बटा आधार का फॉर्मूला लगाया है। तो यहां पर आप लोगों को थीटा का मान यहां से आ जाएगा। तो आप इस चीज को ऐसे समझें कि आप लोगों को इस फॉर्मूले से तो मिलेगा थीटा, वो यहां पुट करोगे थीटा को, इस फॉर्मूले से मिलेगा डेल, वो यहां पुट करोगे। इन दोनों फॉर्मूलों को यूज करके आप वर्टिकल सैग निकालोगे, क्योंकि हमें चिंता वर्टिकल सैग की है, हमें रिजल्टेंट सैग की चिंता नहीं है। रिजल्टेंट सैग जो होता है वो जमीन से ऊपर की तरफ होता है, वर्टिकल सैग जमीन के नजदीक होता है। ये वैल्यू मेरे लिए ध्यान में लेने लायक होती है। कोई डाउट नहीं ना चित्रंजन, बस क्लियर। चलिए इसको रिमूव कर दे रहे हैं यहां से। तो अपन ने अब तक क्या डिस्कस किया है, अपन ने अब तक कंडक्टर के ऊपर लोडिंग को डिस्कस किया है, रिजल्टेंट वेट को डिस्कस किया है, रिजल्टेंट सैग को डिस्कस किया है, वर्टिकल सैग को डिस्कस किया और थीटा निकाला है। ये बात अपन ने क्लियर कर ली। अब अपन एक फॉर्मूला और लिखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और वो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और मुझे तुम लोग ये बताओ, मुझे तुम लोग ये बताओ कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर्मूला मैंने पहले भी पढ़ाया है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर्मूला मैंने पहले भी पढ़ाया है, किस टॉपिक में पढ़ाया और क्या पढ़ाया उसके बारे में मुझे कमेंट करके बताओ तुम लोग। तब तक मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं। मैं इसका फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूं कृति, मैं ये पूछ रहा हूं कि अपन ने इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी को पावर सिस्टम में पहले भी पढ़ा है, आज से पहले कब पढ़ा है आप मुझे वो बताएं। शाबाश अंकुर, वेरी गुड। इलेक्ट्रिकल फेलियर ऑफ इंसुलेटर में पढ़ाया गया था
कि पंक्चर और फ्लैश ओवर वोल्टेज क्या होता है, वहां हमने डिस्कस किया था फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर पंक्चर वोल्टेज अपॉन फ्लैश ओवर वोल्टेज, और रेशियो 1 से ज्यादा था। मैंने ये भी कहा था कि याद रख लीजिएगा दुनिया में जितने भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी के फॉर्मूले हैं सारे 1 से ज्यादा होते हैं, इस रेशियो को भी 1 से ज्यादा लिखा जाता है। कैसे? फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, कंडक्टर की, उसमें हम क्या कर रहे हैं, सैग आ रहा है और हम टेंशन पैदा कर रहे हैं। तो जब हम टेंशन पैदा कर रहे हैं मतलब कंडक्टर को खींच रहे हैं, तो हम एक लिमिट तक खींच सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं खींच पाएंगे। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या दर्शाता है, अधिकतम तन्य क्षमता, मैक्सिमम वायर को कितना खींचा जा सकता है, और बटा वर्किंग टेंशन मतलब अभी कितना खींचा है। तो क्या तुम कभी भी उसको उतना खींचोगे कि वो टूट जाए? नहीं। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ तक हम कभी पहुंचेंगे ही नहीं। तो ये वैल्यू वर्किंग टेंशन की अल्टीमेट से हमेशा कम रहेगी, तो ये रेशियो हमेशा 1 से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है। अगला टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग सैग। सैग को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सैग, 5 पॉइंट हम लिखने वाले हैं जो सैग को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन सी बातें हैं जो सैग को अफेक्ट करती? पहला पॉइंट, सैग जो होता है वो वेट के प्रोपोर्शनल होता है, ये हम लोगों ने फॉर्मूले से पढ़ा है, पहले से ही पता है हमें। दूसरा, अगर मैं बात करूं यहां पर, दूसरा पॉइंट, सैग जो होता है वो स्पैन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ये भी हमने कहां से पढ़ा है, फॉर्मूले से पढ़ा है, तो ये भी इजी है, हमने सीख रखा है इसको। तीसरा, हम कह सकते हैं कि सैग जो होता है वो विंड के प्रोपोर्शनल होता है, ये हमने कहां से पढ़ा है, हमने अभी अभी पढ़ा है कि विंड की वजह से वेट बढ़ जाता है और वेट के बढ़ने से सैग क्या करेगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, अगला हमने जो है वो ये पढ़ रखा है, हम जानते हैं वैसे पहले से ही कि टेम्परेचर के अंदर जब इंक्रीमेंट होता है तो टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टर की लंबाई में वृद्धि होती है, धातु फैलती है, हीट गेन करके धातु जो है उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, तो कंडक्टर की लंबाई बढ़ेगी तो सैग क्या करेगा, बढ़ेगा। तो टेम्परेचर के ये क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। और लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि सैग जो होता है वो टेंशन के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये हमने फॉर्मूले से देखा है। वायर में अगर आप खिंचाव पैदा करोगे तो वो वायर ऊपर की तरफ उठेगा, और ऊपर उठेगा तो सैग क्या करेगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर? शाबाश, वेरी गुड। तो इस तरीके से ये 5 पॉइंट हैं जो फैक्टर, जो ये 5 फैक्टर्स हैं जो सैग को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। आप लोगों से एग्जाम में इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा? एक तो इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है, इस पर आप लोगों से किस प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है, इस पर आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा कि आपको ये कहा जाएगा, इस पर आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपको 3 रिलेशन गलत देगा, एक चौथा सही दे देगा, सही वाला पहचान लो। या फिर आपको विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रॉन्ग, 3 ऑप्शन सही लिखेगा, एक गलत लिखेगा, आपको उसको पहचानना है। तो 5 रिलेशन आपको आने चाहिए। नेक्स्ट, अगला हेडिंग है सैग एंड टेंशन चार्ट। सैग एंड टेंशन चार्ट क्लियर है सबको? सैग एंड टेंशन चार्ट, बोलो भाई, यहां तक क्लियर है? ये वाला पॉइंट क्लियर है? अगले पे चलें। सैग एंड टेंशन चार्ट क्या होता है? इट इज द variation of, it is the variation of sag and tension with respect to टेम्परेचर। सैग एंड टेंशन विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। सैग और टेंशन का टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में वेरिएशन शो करता है ये ग्राफ। अपन बना लेते हैं वेरिएशन कैसे शो करता है।
ये अपना टेम्परेचर का एक्सेस हो गया। हमें पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है, टेम्परेचर के बढ़ने से सैग क्या करेगा, बढ़ेगा। तो ये टेम्परेचर मान लीजिए बढ़ रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये सैग क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये सैग जो है वो टेम्परेचर के बढ़ने पर बढ़ता है। एक मिनिमम सैग तो अपन को मेंटेन करना ही पड़ेगा, उसके बाद टेम्परेचर के बढ़ते सैग लगातार क्या करेगा, बढ़ेगा, प्रोपोर्शनल है इसलिए। और सैग बढ़ेगा तो टेंशन घटेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये मान लीजिए टेंशन का वैल्यू इतना था, तो ये इसके साथ घट रहा है, नॉन लीनियरली घटेगा, एग्जैक्ट लीनियर नहीं होगा, इनवर्स रिलेशन है इसलिए। तो टेम्परेचर के साथ सैग का बढ़ना और टेंशन का घटना। अब एग्जाम में यहां से क्या सवाल आएगा, पहले तो ये पूछेगा कि ये इस सैग एंड टेंशन चार्ट को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है दादा स्ट्रिंगिंग चार्ट के नाम से, स्ट्रिंगिंग चार्ट के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। दूसरा आपसे ये डेफिनेशन पूछा जा सकता है किसके बीच बनाया जाता है, और तीसरा आपसे ग्राफ पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ग्राफ सैग एंड टेंशन चार्ट को रिप्रेजेंट करता है। आपको ये ग्राफ आना चाहिए, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, टेम्परेचर के बढ़ने पर सैग का बढ़ना और टेंशन का घटना, यही ग्राफ है। क्लियर, बिल्कुल शाबाश, स्ट्रिंगिंग चार्ट। ये सैग एंड टेंशन चार्ट की बात हो गई। क्लियर है सबको? अरे हाँ या ना, बोलो भाई। बिल्कुल, सैग बढ़ने पर टेंशन का घटना या टेंशन के बढ़ने पर सैग का घटना, ये एक दूसरे के इनवर्स में ही तो है। चलिए यहां तक समझ में आ गया। इसको कॉपी करना होगा आपको। ये आप कल यहां तक तो कॉपी कर चुके होंगे मेरे हिसाब से, विंड लोडिंग के आगे से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके एक बार थम्स अप कर देना, फिर अपन आगे चलते हैं। साथ साथ में लिखते रहते हो क्या आप लोग? हाँ वैसे ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया है पहली बार में तो आप बना सकते हैं साथ साथ में, किसी को दूसरी बार में क्लियर होता है। मैं हर टॉपिक को 2 से 3 तरीकों से एक्सप्लेन करूंगा, ताकि किसी को जिस भी तरीके से समझ में आए, अच्छी बात है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वोल्टेज का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा सैग के ऊपर किसी भी तरीके से, रत्ती भर भी नहीं। गैलोपिंग मतलब आइस, गैलोपिंग नाम आपने कहाँ सुन लिया? चितरंजन कुमार। अगर आपने मेरे नोट्स पुराने जो हैं वहां से देखा हुआ है तो आप इंतजार करें, क्योंकि वो मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है ना। बाकी सब लोग अभी भी कॉपी कर रहे हैं क्या? सबने कॉपी कर लिया? सबका थम्स अप आ जाए एक बार, फिर मैं आगे बढ़ूं। चितरंजन कुमार, जेबी गुप्ता से, ओके। तो आपने जेबी गुप्ता में पढ़ा होगा, तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि इस टॉपिक से आगे आएगा वो। चलो ये वाली स्लाइड लिख रही है, चलो ये वाली स्लाइड कॉपी करो जल्दी से। ये समझाने के लिए लिखा था, इसको मत बनाना, इसके आगे का पूरा बनाओ।
क्लियर है सबको? यूपी मेट्रो एडमिट कार्ड अवेलेबल सर, आ गया क्या? कब है डेट यूपी मेट्रो की? यूपी मेट्रो की डेट कब है? अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगले टॉपिक का नाम है सैग टेम्पलेट। अब सैग टेम्पलेट क्या होता है? सैग टेम्पलेट दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। आप ट्रांसमिशन लाइन में किसी भी कंडक्टर को जब लगाएंगे, दो पोल्स के बीच में स्ट्रेच करके खींच करके आप उसको यूज करेंगे, तो जब आप उस कंडक्टर को वहां पर लगाएंगे तो आपके लिए दो चीजें मायने रखेंगी। कंडक्टर की जमीन से दूरी तो मायने रखती है, कंडक्टर की जमीन से दूरी तो मायने रखती है। तो ये जमीन से दूरी और ये सैग, ये जब आपस में आप जोड़ोगे तो आपको कौन सी चीज नजर आ रही है? आपको पोल की हाइट नजर आ रही है। तो इसका मतलब कंडक्टर के जमीन के नजदीक जाने पर उसको दोबारा ऊपर उठाने के लिए पोल की हाइट ही तो बढ़ानी पड़ेगी, और कंडक्टर के जमीन के ऊपर उठने की अवस्था में पोल की हाइट को कम किया जा सकता है क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस कम चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि सैग से सीधा सीधा पोल का हाइट चेंज होता है। तो इसका मतलब हमारे लिए टावर की हाइट, इट इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर। और हाइट के साथ साथ में दूसरा आता है पोजीशन, कहां लगाना है। ये दो चीजें फाइंड करनी है। सैग और टेंशन चार्ट क्या फाइंड करता है? टेम्परेचर के साथ में सैग और टेंशन कैसे बदलेगा ये फाइंड करता है। और सैग टेम्पलेट क्या फाइंड करता है? किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में टावर की हाइट और उसकी पोजीशन को डिसाइड करने के लिए सैग टेम्पलेट का यूज किया जाता है। ये इससे सवाल पूछा जाता है कि सैग टेम्पलेट का काम क्या है। इट इज यूज्ड टू डिसाइड टू थिंग्स, हाइट ऑफ द टावर, पोजीशन ऑफ द टावर। क्लियर है सबको? सामान आया है, 2 मिनट रुको, अनलोड कर देते हैं। चलिए, तो सैग टेम्पलेट की अगर अपन बात करें, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 2 और 3 जनवरी को ये पेपर बहुत जल्दी ले लिया भाई। तो सैग टेम्पलेट की डेफिनेशन लिखिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। हेडिंग लगाएं सैग टेम्पलेट और इसमें लिखना स्टार्ट करें। सैग टेम्पलेट हेडिंग लगाकर लिखना स्टार्ट करें। सैग टेम्पलेट इज असेंशियल टू, सैग टेम्पलेट इज असेंशियल टू sag template is essential to allocate the sag template is essential to allocate the position and essential to allocate the position and height of the tower position and height of the tower for transmission line.
Position and height of the tower for transmission line. Position and height of the tower for transmission line. इसके अंदर पहला कर्व आता है अब हॉट कर्व. हॉट कर्व क्या होता है? ये हॉट कर्व किस तरीके से इसको बनाया जाता है उसके बारे में अपन बात करेंगे. हॉट कर्व हेडिंग लगाएं और इसमें लिखें इट इज प्लॉटेड बिटवीन it is plotted between sag at maximum temperature versus span length. Sag at maximum temperature versus span length. ये चारों पॉइंट लिख करके मैं एक साथ ही एक्सप्लेन करूंगा दादा, इसलिए आप पूरा थ्योरी एक साथ ही लिखें. फिर ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो अपन इसको एक साथ ही समझेंगे. है ना? चलिए, तो दूसरा कर्व आप लिखिए ग्राउंड क्लियरेंस कर्व. ग्राउंड क्लियरेंस कर्व. ग्राउंड क्लियरेंस कर्व. ग्राउंड क्लियरेंस कर्व में लिखिए इट इज बिलो हॉट कर्व इन पैरेलल. It is below hot curve in parallel. Below hot curve in parallel. Below hot curve in parallel. तीसरा हेडिंग लगाइए कोल्ड कर्व. कोल्ड कर्व. कोल्ड कर्व. इसमें लिखिए इट इज प्लॉटेड बिटवीन सैग एट मिनिमम टेम्परेचर वर्सेस स्पैन. इट इज प्लॉटेड बिटवीन सैग एट मिनिमम टेम्परेचर वर्सेस स्पैन. सैग एट मिनिमम टेम्परेचर वर्सेस स्पैन. सैग एट मिनिमम टेम्परेचर वर्सेस स्पैन. और चौथा लिखिए सपोर्ट फुट कर्व. सपोर्ट फुट कर्व. सपोर्ट फुट कर्व. इसमें लिखिए इट इज यूज्ड टू डिसाइड द पोजीशन ऑफ द टावर. It is used to decide the position of the tower. Position of the tower for transmission line profile. Position of tower for transmission line profile. Position of tower for transmission line profile. Transmission line profile.
ट्रांसमिशन लाइन प्रोफाइल। ट्रांसमिशन लाइन प्रोफाइल देखो, समझ लेते हैं इसको क्या है सैग टेम्पलेट और किस तरीके से इसको बनाया जाता है और इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, क्योंकि अपन ने कमिटमेंट किया है भाई प्रैक्टिकली रिलेट करके चीजों को समझेंगे, तो इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है वो भी समझेंगे अपन। ये यहां पर अपन ने इसको बना रखा है, क्या है ये देखो। हॉट कर्व का मतलब होता है सैग एट मैक्सिमम टेम्परेचर वर्सेस स्पैन लेंथ। मतलब ये कि भाई आप मान लीजिए कि दो पोल के बीच में कंडक्टर को लटका रहे हैं, तो कंडक्टर ने अपना एक आकार ग्रहण किया है और इसकी वजह से एक सैग आया। कितना सैग आया है सर? इतना सैग है, ये सैग है अभी इस वक्त। अच्छा, आप जब ये सैग कंसिडर कर रहे हैं इस समय टेम्परेचर कितना आपने माना है? सर इस सैग को कंसिडर करने के लिए टेम्परेचर को मैक्सिमम कंसिडर किया गया, यानी मैक्सिमम टेम्परेचर पर सैग कितना है, कितना मैक्सिमम हो सकता है किसी जगह टेम्परेचर। मान लीजिए कि आपको मान लीजिए कानपुर से कोई ट्रांसमिशन लाइन निकालनी है, या मान लो कि आप उड़ीसा में किसी पर्टिकुलर जगह जहां आप रह रहे हैं, जहां से आप ये क्लास देख रहे हैं, वहां से आपको कोई ट्रांसमिशन लाइन निकालनी है, या फिर आप मान लीजिए कि आपको पंजाब में कहीं किसी पर्टिकुलर जगह से ट्रांसमिशन लाइन यूज करनी है, निकालनी है। तो जब आप ट्रांसमिशन लाइन जब आप बनाएंगे, बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आपको ये पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर एरिया में सबसे ज्यादा टेम्परेचर कितना है और कब है। आपने चेक किया और पता चला कि अरे गर्मियों में टेम्परेचर मैक्सिमम जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, तो आप 45 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी कंडक्टर के अंदर कितना सैग आएगा ये चेक करेंगे। सर वो हम कैसे चेक करें, हमें कैसे पता चलेगा? भाई तुम्हें नहीं पता चलेगा, ये काम कंपनी करेगी। कौन सी कंपनी? जिस कंपनी से तुमने कंडक्टर खरीदा है। अच्छा, तो हमारे पास पहले से डिटेल होगी। यस, तुम्हें सिर्फ क्या करना है, तुम्हें वो चार्ट ओपन करना है। चार्ट ओपन करके देखना है कि भाई तुम्हारे दो पोल के बीच में स्पैन कितना है। तो ये तो तुम डिसाइड करोगे ना, दो पोल के बीच में स्पैन कौन डिसाइड करेगा? तुम, क्योंकि तुम लाइन बना रहे हो। सर हम कैसे डिजाइन करेंगे? अरे भाई तुम अभी पढ़ रहे हो निम्बस पे, तुम अभी निम्बस पे पढ़ रहे हो और अगले साल तुम्हारा सिलेक्शन हो गया मान लो जेईएन के एग्जामिनेशन में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, तो जब तुम्हारी फील्ड में पोस्टिंग होगी तो तुम ही ना बनाओगे ट्रांसमिशन लाइन? यस सर बिल्कुल, यस हम ही बनाएंगे ट्रांसमिशन लाइन। अब बताओ क्या करना है? तो ट्रांसमिशन लाइन में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये स्पैन डिसाइड करना है। हाँ सर कर लिया, 300 मीटर का स्पैन रखना है। चार्ट ओपन करो, ओपन कर लिया। 300 मीटर के स्पैन में 45 डिग्री टेम्परेचर पर जो कंडक्टर तुम यूज कर रहे हो उसमें सैग कितना आएगा ये कंपनी खुद बताएगा। अच्छा, फिर कंपनी ने बताया कि 4 मीटर का सैग आया, तो तुम्हारा कंडक्टर का जमीन ये डिस्टेंस कितना हो गया? 4 मीटर। फिर कंडक्टर की जमीन से भी कोई मिनिमम डिस्टेंस रखनी होगी। हाँ, सेफ्टी की वजह से रखनी पड़ेगी। तो वो सैग और ये डिस्टेंस दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? सर टावर का हाइटवा मिल गया। बिल्कुल, टावर का हाइटवा मिल जाएगा। तो हॉट कर्व क्या बताता है? हॉट कर्व ये बताता है कि भाई मैक्सिमम कंडक्टर में इतना सैग आएगा, इससे ज्यादा सैग कंडक्टर में कदापि नहीं आ सकता, कदापि। तो ये हॉट कर्व हो गया। तो सर इसका क्या मतलब है? ग्राउंड क्लियरेंस कर्व। नाम क्या है सर? नाम तो कह रहा है कि ग्राउंड का क्लियरेंस। तो ग्राउंड क्लियरेंस मतलब कंडक्टर की मिनिमम कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए उसके बारे में बताएगा। तो सर मिनिमम डिस्टेंस तो हॉट कर्व बता रहा है ना। हाँ, हॉट कर्व अधिकतम सैग बता रहा है, कह रहा है कि ये जमीन है, ये कह रहा है कि मैं जमी तू आसमां, मैं जमी तू आसमां। आसमां में ही है ना ये कंडक्टर, तो इनके बीच की जो दूरी है ये ग्राउंड क्लियरेंस थी। पर मुझे डर लगा कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। आज 45 से अगले साल 46 हो गया, तो अगले साल 47 हो गया, तो कुछ तो तुम्हें जो है वो सेफ्टी लेनी पड़ेगी। यस, तो तुमने कंसिडर किया कि मान लो 5 डिग्री और टेम्परेचर आने वाले 5, 7, 10 सालों में बढ़ेगा,
5-6 डिग्री जब तक बढ़े तब तक मुझे लाइन के अंदर कोई चेंज नहीं करना पड़े, तो मैं उसके लिए क्या करूं? तो मैंने कहा एक काम करते हैं, तुम्हारा मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस तो हॉट कर्व से आ जाएगा, मगर आप एक काम करें, ग्राउंड क्लियरेंस हॉट कर्व से ना लेकर के ग्राउंड क्लियरेंस कर्व से लें, जो एग्जैक्ट उसके पैरेलल होता है नीचे की तरफ। तो आप ग्राउंड क्लियरेंस इससे लें। आप ये माने कि आपके कंडक्टर में ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो ये है, मिनिमम कंडक्टर की इतनी दूरी है, वास्तविक तौर पे वो इतना अभी भी और ऊपर है, पर अगले साल यहां आ जाएगा, उसके अगले साल यहां आ जाएगा, फिर अगले साल यहां आ जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। तो हमने कहा कि भैया इतना और नीचे आ जाए तब भी मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मैंने ग्राउंड क्लियरेंस मेरा ये ले रखा है। तो वो कर्व जो ग्राउंड क्लियरेंस शो करता है वो ग्राउंड क्लियरेंस कर्व है, जो हॉट कर्व के एकदम पैरेलल में इसके नीचे की तरफ होता है। ये आपने लिख लिया। गुड इवनिंग संतोष। फिर क्या करना है? फिर कोल्ड करो। कोल्ड करो का मतलब से ठंडे की बात हो रही है, जाड़े की बात हो रही है। हाँ भाई, जाड़े की बात हो रही है। अभी जाड़ा, जाड़े से याद है सर, ठंडी लग रही है, जाड़ा चल रहा है, इसका मतलब अभी कोल्ड करो काम आ रहा है? बिल्कुल काम आ रहा है। कैसे काम आ रहा है सर? ठंडी लगने पर तो वायर की लंबाई में कमी आएगी। कैसे? अबे ठंड लगने से टेम्परेचर घटेगा ना, टेम्परेचर के घटने से सैग घटेगा ना, तो सैग घटेगा तो कंडक्टर कहां जाएगा? कितने चलिए? कंडक्टर को कहेंगे कितने चलिए, कंडक्टर कहेगा ऊपर चलिए। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के घटने से सैग क्या करेगा? घटेगा। तो वो कर्व इसमें नहीं बनाया हुआ, वो हम बना देते हैं, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। तो उस कर्व को हम बना दे रहे हैं। ई लो, ये हॉट कर्व के ऊपर हमने इस कर्व को बना दिया। इस कर्व को हमने नाम दे दिया कोल्ड कर्व। अरे बाबा, उड़ी बाबा, कबत करतो, यही बात करतो, इसको कोल्ड कर्व कहते हैं। ये हॉट कर्व के भी ऊपर है। तो सर मुझे किस बात की चिंता? ये कंडक्टर तो जमीन के ऊपर जा रहा है, और जमीन से जब ऊपर जा रहा है तो मुझे इस बात की चिंता क्यों है? क्यों मैं कोल्ड कर्व निकाल रहा हूं? क्यों मैं मिनिमम टेम्परेचर पर ये चेक कर रहा हूं कि कंडक्टर में क्या सैग रहेगा? बताओ मुझे कोई कमेंट करके कि क्यों मुझे इस बात की चिंता है कि सर्दियों में कंडक्टर सिकुड़ के ऊपर जा रहा है तो कितना सैग मिनिमम आएगा, ये मैं क्यों निकालना चाह रहा हूं, ये मुझे बताओ। कौन बताएगा? बहुत बढ़िया कंसेप्ट, एकदम जबरदस्त। प्रैक्टिकल चीजों को रिलेट करके पढ़ेंगे, एकदम धागा खोल देंगे। काफी दिन लगे सर सही जगह आने में। यूर ग्रेट सर। सब कोई नहीं पढ़ा सकता, बिल्कुल बाबा। निम्बस लर्निंग पर जो भी बंदा आया है ना, निम्बस लर्निंग पर जो भी बंदा आया है ना, उसने यही बोला है, देर आया पर दुरुस्त आए। समय लग गया सही जगह आने में, और तुम्हारे दोस्तों को समय ना लगे इस जगह पर पहुंचने में, तो उन्हें जल्दी बताना कि उन्हें कहां जाना है। केवल पावर सिस्टम नहीं, पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। है ना योगेंद्र? शाबाश, वेरी गुड। मिश्रा जी कानपुर से हो, इतना ही सोच सकते हो तुम। काय कानपुर का नाम खराब कर रहे हो? कानपुर में आईआईटी भी है। अभी पढ़ा दिया था तुम लोगों को भाई। सैगवा घटेगा, टेंशन वा बढ़ेगा, सैगवा घटेगा, टेंशन वा बढ़ेगा। फिर क्या दिक्कत है? टेंशन बढ़ने से कहां दिक्कत है? हार्ट अटैक आ जाएगा। हाँ, तुम्हारे कंडक्टर को। कैसे? टेंशन वा, सैगवा घटेगा, टेंशन वा बढ़ेगा, टेंशन वा बढ़ेगा। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब अधिकतम एक कंडक्टर को मैक्सिमम जितना खींचा जा सकता है उतना खींच सकते हो, उससे ज्यादा नहीं खींच सकते। तो वर्किंग टेंशन हुआ बढ़ते बढ़ते अगर अल्टीमेट स्ट्रेंथ उसकी मैक्सिमम तन्य क्षमता, अधिकतम तनाव क्षमता को पार कर गया तो कंडक्टर वहां टूट जाएगा, दिल टूट जाएंगे भाई। योगेंद्र मैसेज करना बाबा मेरे को, अच्छे लगे तुम हमें, हम नंबर सेव कर लेंगे। तुम्हारे कोई दिक्कत हो तो मैसेज करना हमें, और तुम्हारे दोस्तों को कोई दिक्कत हो तो उनको भी मैसेज करना, मेरे नंबर दे देना उनको कि ये लो भाई तुम यहां से पढ़ो, है ना? तो मुझे एक बार मैसेज जरूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना इसके बारे में।
तो ये बात हुई, शाबाश, सब लोगों ने कमेंट करके एकदम सही बताया कि कोल्ड कर्व निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि कंडक्टर में सैग जब घटेगा तो टेंशन बढ़ेगा, और टेंशन बढ़ करके अगर अधिकतम तन्य क्षमता को पार किया तो पता चला सर्दियों में कंडक्टर टूट गया। टूटना नहीं चाहिए बाबा। बाबा ने कहा हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। बाबा ने क्या कहा था? हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। आमिर बाबा का डायलॉग है ना, ऐसे ऐसे ही बोलते, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। चलो कोई बात नहीं, हाथ भी नहीं छोड़ेंगे, साथ भी नहीं छोड़ेंगे, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक तुमको नहीं छोड़ेंगे। सिलेक्शन के बाद तो तुम हमें छोड़ ही दोगे। 5 किलो मिठाई लगेगी उसके लिए, हाँ, उसके बाद छोड़ देना। जहां जहां से हो वहां वहां की फेमस मिठाई चाहिए अपन को। बिल्कुल। इतना कहां खाओगे सर? हम क्यों खाएंगे? मेरी पूरी टीम खाएगी ना भाई। अकेला आदमी जो यहाँ खड़ा है ना, इसके पीछे पूरी टीम लगती है, और उस पूरी टीम का एफर्ट है ना। आगे चलते हैं। सपोर्ट फुट करो, इसका क्या मतलब है? नाम खुद ही कह रहा है, ध्यान से देखो। अच्छा, सपोर्ट मतलब टावर, फुट मतलब उसके पैर, कर्व मतलब कि इसको डिसाइड करने के लिए कोई कर्व बनाया गया है कि टावर के पैर कहां होंगे। बिल्कुल। ठग्गू के लड्डू, क्या बात कर दियो, पानी आ गया भाई मुंह से। ठग्गू के लड्डू, ठग्गू के लड्डू 2 किलो भिजा देना, बस काफी है। खर्चा ज्यादा हो जाएगा। पहली सैलरी आ जाए तो 5 किलो भिजवा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या 2-2 किलो किस्तों में भिजवा देना। 750 रुपए 800 रुपए किलो आते हैं ठग्गू के लड्डू। 800 रुपए, अरे 750 रुपए में तो 600-700 रुपए का तो आधा किलो आता है भैया। 1200 रुपए से ऊपर है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठग्गू ने ठगा नहीं। बहुत बढ़िया। ठग्गू की रबड़ी भी अच्छी आती है वैसे कानपुर में। तो सपोर्ट फुट कर्व की अगर अपन बात करें तो इस ग्राफ को देखो भाई। ये तुम्हें जो ग्रीन कलर की लाइन नजर आ रही है, ये तुम्हारी प्रोफाइल है। प्रोफाइल, प्रोफाइल का मतलब ट्रांसमिशन लाइन जो है ना, वो इस जमीन पर लगाई जा रही है। तो इस जमीन पर कहां पोल लगाना है? ये तो जमीन है। तो इस जमीन पर पोल किस जगह लगाएं कि उसकी हाइट इतनी हो कि ये सारे के सारे कर्व हम कंसिडर कर सकें? सर क्या मतलब, समझ नहीं आया। मतलब ये समझो कि तुम्हारे पास एक नक्शा है, तुम्हें पता है कि इस एरिया से लाइन गुजरने वाली है, तो उस एरिया में गड्ढे भी होंगे, नदी भी होगी, पहाड़ भी होंगे, झरने भी होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। तो किस जगह पोल को लगाने से तुम्हारा ग्राउंड क्लियरेंस मेंटेन होगा, उस जगह को डिसाइड किया जाता है सपोर्ट फुट कर्व से। मतलब इट इज यूज्ड टू डिसाइड या इट इज यूज्ड टू एलोकेट द पोजीशन ऑफ द टावर फॉर ट्रांसमिशन लाइन प्रोफाइल। ट्रांसमिशन लाइन प्रोफाइल के लिए आपको जो टावर लगाना है, कहां लगाना है, ये डिसाइड कौन करता है? सपोर्ट फुट कर्व करता है। समझ में आ गई बात? अरे सानू भैया, रसमलाई का नाम ले लिए हो तुम। बहुत मजा आ गया, नाम नाम सुनते ही मजा आ गया। बिल्कुल। हाँ, चलिए आगे चलें। सबको क्लियर है? समझ में आ गया तो एक बड़ा सा थम्स अप कर दो। और इसको कॉपी तो तुमने कर ही लिया है। आगे चलते हैं अगली हेडिंग पे। अरे आज एकदम वीडियो वीडियो लेके आए हैं अपन, एकदम तगड़ा। अभी देखो समझाते हैं तुम्हें एकदम से। चलो आगे चलते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगला हेडिंग लगाएं आप नोट करके। हैं नोट बहुत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण नोट है बाबा। नोट लगाएं, पूरे 500 रुपए का नोट लगाए। नोट है आईई रूल, आईई रूल फॉर मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस। आईई रूल फॉर मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस। आईई रूल फॉर मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस। भारतीय नियम क्या कहते हैं ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में? तो वो ये कहते हैं कि भाई देखो ऐसा है, पहला पहला, हाँ सर पहला पहला क्या? पहला पहला क्या सर, जल्दी बताए, बेचैनी हो रही है भाई। पहला पहला 33 केवी जो है, अरे यार कोई वोल्टेज की बात कर दी। पहला पहला 33 केवी जब वोल्टेज बढ़ाओगे, पहला पहला 33 केवी वोल्टेज जब बढ़ाओगे, तो जमीन से दूरी 17 फीट की रखनी पड़ेगी। फिर क्या करना है सर?
फिर अगला जैसे जैसे बढ़ते चले जाओगे, हाँ सर अगले पे चलेंगे, अगले पे चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। नेक्स्ट, ईच 33 केवी पे जो इंक्रीमेंट करोगे, 33 केवी वोल्टेज जो है वो जो तुम बढ़ाओगे, नेक्स्ट ईच 33 केवी, प्रत्येक 33 केवी इंक्रीमेंट पर क्या करना है, 1 फीट का इंक्रीमेंट करना है, 1 फीट का इंक्रीमेंट। नेक्स्ट ईच 33 केवी इंक्रीमेंट पर क्या करना है, 1 फीट का इंक्रीमेंट करना है। सर ये नियम तो ठीक है लिख लिया, पर इसको काम में कैसे लेना, सवाल कैसे आएंगे ये बताओ आप। वो भी बता देते हैं, देखो जरा। 132 केवी की लाइन है, कौन सी लाइन है, 132 केवी की। तो जो 132 केवी की लाइन है, इस 132 केवी की ट्रांसमिशन लाइन के लिए अगर आपको ग्राउंड क्लियरेंस फाइंड करना है, ग्राउंड क्लियरेंस फाइंड करना, तो कैसे करेंगे? देखो बहुत ही सिंपल है, 132 में से 33 केवी घटा दो, तो पहले पहले 33 के लिए कितना हो गया सर, 17 फीट फिक्स हो गया। फिर क्या करना है, बचा कितना, 99 बचा। 99 में 33 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो पहले 33 केवी में तो 17 फीट का अपन ने डिस्टेंस ले लिया। नेक्स्ट ईच 33 केवी इंक्रीमेंट, अगले 33 केवी के बढ़ने पर 1 फीट बढ़ा दो, 99 बचे। 99 में कितनी बार 33 बढ़ा, मान लो तुम्हें नहीं पता, 33 का भाग दे दो। 33 का भाग दोगे तो 99 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो मतलब 3 बार 33 33 33 बढ़ा, तो 33 33 33 बढ़ने पर एक फीट बढ़ा दो। एक फीट बढ़ा दोगे तो टोटल कितना बढ़ जाएगा, 3 फीट बढ़ जाएगा। 17 + 3 कितना हो जाएगा, 20 फीट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 फीट। शाबाश। अब आपसे पूछा, हाँ 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 हाँ, ओ नहीं हो नहीं हो, ओ नहीं हो नहीं हो, 33 केवी पे नहीं चाहिए, सॉरी फीट में नहीं चाहिए, मीटर में बताओ बाबा, मीटर में बताओ। तो अपन ने कहा अरे इसमें क्या बात है, 1 फीट में जो है वो 0.3048 मीटर होत रहे है, तो टोटल 20 फीटवा में 0.3048 से गुणा कर देंगे, 6.1 मीटर आ जाएगा। दिस इज द आंसर। यही नहीं, अभी और सुनिए, अभी और सुनिए, नोट के अंदर एक खास बात, स्पेशल पॉइंट। इफ, अरे खास बात है तो सर पेन भी खास यूज लें, बिल्कुल पिंक कलर से लिखते हैं। इफ, यदि ट्रांसमिशन लाइन इज क्रॉसिंग, transmission line is crossing railway line, highway, then minimum ground clearance will be increased by 1 मीटर। यदि यही ट्रांसमिशन लाइन किसी रेलवे लाइन को क्रॉस कर रही है या किसी हाईवे को क्रॉस कर रही है, तो उस दौरान ग्राउंड क्लियरेंस जो न्यूनतम चाहिए उसमें 1 मीटर की वृद्धि कर देवें। तो यही सवाल तुमसे पूछा कि 132 केवी की लाइन हाईवे को क्रॉस कर रही है, मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस बताओ। 6.1 मीटर तुमने निकाल दिया, मामला चौपट हो गया, आंसर 7.1 मीटर आएगा, क्योंकि 1 मीटर में क्या करना है, वृद्धि करना है। छाप ले। किसी भी लाइन का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस कैसे निर्धारित करते हैं, आईई नियम से निर्धारित करते हैं चितरंजय भैया। क्लियर है?
सिर्फ पहले रटना पड़ता था ग्राउंड क्लियरेंस। रटना क्या होता है? वी डोंट नो रटना, वी ओनली नो द कॉन्सेप्ट। यहां मिलेगा कॉन्सेप्ट तुम्हें एकदम धागा खोल के। अच्छा, एक बात मैं तुम्हें जनहित में जारी करना चाहता हूं, बात शायद तुम्हें पसंद आए या ना आए, बात की बात है तो बात की बात है, तो बात पर बात आ गई तो उस बात की भी मैं चर्चा कर लेता हूं। मुझे इस बात का थोड़ा सा ऐसे महसूस हुआ तो मैंने सोचा मैं तुम लोगों से डिस्कस कर लेता हूं। अच्छा लगे तो इस बात को सुनना, नहीं अच्छा लगे तो तुम्हारे पास ऑप्शन है नहीं, क्योंकि ये बात तो मैं बोल के रहूंगा। बात क्या है? बात यह है कि बाबा, आप कोचिंग एक ही बार करते हैं। हो सकता है कि कई लोगों को ऐसा लगा हो कि यहां हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हमने पहले जो कोचिंग किए वो सही नहीं किए हैं। तो ये आपका बड़प्पन है और ये आपका हमारे प्रति प्रेम है जो आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा कह रहे हैं और आप ऐसा मान रहे हैं, और हम भी ऐसा मान रहे हैं कि हम अच्छा पढ़ाते हैं और बाकियों से अच्छा पढ़ाते हैं बुरा पढ़ाते हैं, ये डिसाइड हम नहीं, ये आप करने वाले। ठीक है, तो आप जब बेस्ट पढ़ रहे होते हैं तो आप नोट्स भी बेस्ट बना रहे होते हैं। आप अपनी तरफ से, मैं मतलब एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने नोट्स भी बहुत अच्छे से बनाए होंगे। तो मैं एक चीज शेयर करने वाला, मतलब एक चीज जो है वो आप लोगों से कहना चाहता हूँ। आप लोग ये वीडियो जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं बंदे, हाँ भाई तुमसे ही कह रहा हूँ मैं, तुम अभी देख रहे हो रिकॉर्डेड, नहीं आए थे लाइव आज क्लास में, मुझे पता है। सुनो, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने नोट्स है ना पब्लिक डोमेन में शेयर ना करें किसी से। मैं सेल्फिश होने की बात कर रहा हूँ। आप स्वार्थी बने थोड़ा सा। वो इसलिए क्योंकि जब आप बेस्ट पढ़ रहे हैं ना, मान लीजिए आपने बेस्ट पढ़ा कहीं से, आपके नोट्स एकदम बेस्ट हैं, आपने बहुत अच्छे से बनाए, बहुत डिजाइन में बनाए, आपने हर चीज जो मैंने बोला वो लिखी, और आपने वो दोस्त 15 लोगों को शेयर कर दी कि लो भाई तुम पढ़ो, मैंने नोट्स बनाए, देखो कितने गजब बनाए। तो तुमने अल्टीमेटली अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, खुद के ही पैर पे। क्योंकि भले ही चलो ठीक है तुम्हारा लंगोटिया यार है, तुमने उससे शेयर कर लिया, तुम साथ में रूम शेयर करके रह रहे हो, वो बात और है। पर पब्लिक डोमेन में, मतलब इंटरनेट पे जब आप शेयर करेंगे उस चीज को, तो वो तो सबके पास जाएगी फिर। और तुम्हारी मेहनत जब किसी और के काम आएगी तो वो भी तो कंपटीशन के लिए फिर अपने आप को और ज्यादा अच्छा फील कर पाएगा कि नहीं यार ये नोट्स तो गजब है यार, इससे तो तैयारी और तगड़ी हो जाएगी। तो हुआ क्या, तुमने अपने कंपटीशन बढ़ा लिया, है ना? तो अपने जो नोट्स है ना शेयर नहीं करें, अपने पास रखें, अच्छे से बनाएं। डाउट है तो मुझसे पूछे कि सर इस चीज में गड़बड़ी है, ये मेरे को कैसे बनाना चाहिए, या इस नोट्स को मैं और अच्छे से कैसे लिख सकता हूं। आपस में आप पब्लिक डोमेन में कहीं पर भी इसे शेयर ना करें। अच्छा, कोचिंग की ये जो पीडीएफ है जो आप लोगों को मिलती है ऐप के अंदर, आप उसे डाउनलोड करते हैं अपने पास रखते हैं, आप प्रिंट आउट नहीं निकल पाएंगे क्योंकि ये ब्लैक बैकग्राउंड के अंदर है, क्योंकि ब्लैक में लिखावट अच्छी आती है और आपको दिखता अच्छा है, आपकी आंखों पे जोर नहीं पड़ेगा। अगर मैं व्हाइट बैकग्राउंड यूज करूंगा तो आपकी आंखों पे जोर पड़ेगा, आप लिख नहीं पाएंगे। तो इस वजह से ब्लैक बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं। तो आप प्रिंट आउट निकालोगे तो वो काला आएगा, तो वो प्रिंट आउट का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो डिजिटल कॉपी ही रहेगी आपके पास में। बट ये सिर्फ एक रेफरेंस है। जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं वो आपको खुद से लिखनी है, अगर आप चाहें कि आप अच्छे से ज्यादा समय तक उसको याद रखना चाहते हैं। दूसरा, किसी चीज का मैंने फोटो दिखाया, उसको मैंने एक्सप्लेन किया, तो वो तो आप अपने लेवल पर लिखोगे ना उसको। तो ये जो पीडीएफ है ये सिर्फ एक रेफरेंस है। डिटेल्ड नोट्स तो आपको अभी और अच्छे से बनाने हैं, मेरी बातें सुन करके, चीजों को समझ करके, वो भी आपको अभी बनाना है। तो इस पीडीएफ को भी पब्लिक डोमेन में आप शेयर करें ना, क्योंकि आप जैसे यहां शेयर करेंगे तो इसमें तो वैसे भी इंजीनियर्स एकेडमी का लोगो लगा है, लोगों को पता चल जाएगा। हो सकता है ये कोई क्रॉप कर ले, ऊपर से काटेगा, नीचे से काटेगा, और फिर उसके बाद में इसकी पीडीएफ बना करके भेजेगा कि लो इंजीनियर्स एकेडमी के नोट्स पकड़ो, तुम यहां से पढ़ो। कंपटीशन बढ़ा रहे हो दादा, तुम अपना ही कंपटीशन बढ़ा रहे हो, अपने ही पैर पे। है ना? तो इस चीज का ध्यान रखें। आप पीसी के अंदर वीडियो चला सकते हो ना भाई, टेक्निकल टीम से कॉल करके बात कर लो। हाँ, नहीं किसी को किसी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो आप अपने दोस्त को पढ़ाओ कि यार ये ऐसे सॉल्व होगा, उससे वो कॉन्सेप्ट तुम्हें और अच्छे से याद होगा। रादर देन कि तुम अपनी कॉपी दे दो, ले भाई पकड़ जी ले जिंदगी, नहीं, है ना? तो इस चीज का फर्क पड़ता है। तो इसे शेयर ना करें, अपने पास रखें बस। और शेयर करना ही है तो मेरे नंबर करो और उनको ये कोर्स शेयर करो, उनको बोलो कि भाई तुम्हें अगर पढ़ना है तो यहां से पढ़ लो, है ना? पक्की पकाई खीर किसी को देने से कोई मतलब नहीं है।
नोट्स नहीं। अब वो उसकी मेहनत होगी कि वो इस वीडियो को देख करके कितना अच्छे से लिख पाता है, वो उसकी खुद की मेहनत है, उस समय उसका आईक्यू काम आएगा ना। तुमने उसके लिए सब कुछ लिख लिखा करके दे दिया तो फिर मतलब क्या रहा। चलिए, थैंक शुभम भाई बच्चे का डाउट सॉल्व करने के लिए कैसे पीसी में देखना है। आगे बढ़ते हैं अपन। आई रूल आप लोगों ने लिख लिया। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक सैग एंड टेंशन का, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन ऑन कंडक्टर। चालक में वाइब्रेशन कितना आता है, कंपन कितना आता है। ठीक है बाबा, कंपन कितना आता है चालक पे वो देखते हैं। देखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन इन द कंडक्टर। सर ये वाइब्रेशन का मतलब क्या है? वाइब्रेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कंडक्टर को जब लटकाया जाता है तो हवा चलने की वजह से वो ऐसे स्विंग करता है। तो हवा चलने की वजह से जो वो स्विंग कर रहा है, उस स्विंग को करने की वजह से उस, ठीक है डन है। अरे यार इमेज तो और भी डाउनलोड करी थी, कहां गई? चलो मैं चेक करवा लेता हूं। तो उस कंडक्टर के स्विंग के करने की वजह से चालक में एक वाइब्रेशन, चालक में एक वाइब्रेशन आ जाता है। उसी को अपन यहां पढ़ रहे हैं कि भाई कौन सा वाइब्रेशन हमारे लिए खतरनाक है और कौन सा वाइब्रेशन हमारे लिए अच्छा है। तो कंडक्टर में जो वाइब्रेशन हो रहे हैं हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। 1 मिनट रुको, है ना, मुझे एक इमेज ढूंढनी है, वो मैंने डाउनलोड तो किया था बट शायद बिल्कुल भेज नहीं पाया था मैं उसको। एक इमेज और आ रही है, चलो तब तक अपन समझ लेते हैं इसको। तो वाइब्रेशन ऑफ कंडक्टर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन इन ए कंडक्टर। पहला होता है रेजोनेंस, दूसरा होता है गैलोपिंग। कोई थोड़ी देर पहले चिल्ला रहा था कि गैलोपिंग क्या होता है, गैलोपिंग क्या होता है, बताओ जल्दी से, ये लो भाई। और तीसरा होता है डांसिंग एंड स्लीट जंप, SLEETJUMP, स्लीट जंप, डांसिंग एंड स्लीट जंप, JUMP, डांसिंग एंड स्लीट जंप। 3 तरीके का ये होता है। अब मैं यहां पर बात करूं रेजोनेंस वाइब्रेशन में और गैलोपिंग वाइब्रेशन में 4 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी? पहला विंड का वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और एंगल। 4 चीजें होती हैं। अगर मैं रेजोनेंट आओ 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 RESONANT, रेजोनेंट वाइब्रेशन, रेजोनेंट, रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंट होगा। तो एम्पलीट्यूड की मैं बात करूं तो 10 से 25 mm होता है। सर इसका मतलब क्या है? एक बार इसको लिखो, मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या होता है। एक बार इसको आप कॉपी करो। 10 से 25 mm रेजोनेंट का होता है। विंड वेलोसिटी 3 से 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलती है। फ्रीक्वेंसी इसकी 1/4 से 1/4 हर्ट्ज होती है। और एंगल इसका 0 डिग्री है। एंगल में अपन कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब इसका मतलब क्या है समझो। एक कंडक्टर अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, इस पोजीशन से अगर यहां साइड में यहां पर शिफ्ट हो रहा है इस जगह पर, तो ये इतना स्विंग किया फिर वापस आया, फिर गया, फिर आया, फिर आया। तो ये जो स्विंग है यहां से यहां कितना शिफ्ट हुआ, यह है एम्पलीट्यूड।
और इस दौरान हवा कितनी चल रही थी, वो है विंड वेलोसिटी। तो अगर मैं बात करूं कि रेजोनेंट वाइब्रेशन में कंडक्टर अपनी पोजीशन से 10 mm इधर जाएगा फिर आएगा, फिर 10 mm इधर जाएगा फिर वापस आएगा, इस तरीके से झूल रहा है 10 से 25 mm, और हवा चल रही है 3 से 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब यहां से ओहो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी 5 से 100 हर्ट्ज लिखी है, दिस वाज अ मिस्टेक। अब इसको यहां से यहां जाने में समय कितना लगेगा, सर दूरी बहुत कम है तो समय तो बहुत कम लगेगा, आराम से जाके आ जाएगा। तो समय कम लगेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यहां से यहां जाएगा वापस आएगा, बहुत ही कम समय है, कम समय है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो 5 से 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, ये बहुत ही तेजी से वाइब्रेट करेगा ऐसे, है ना। माइक का फंक्शन ऐड नहीं कराएंगे, माइक का फंक्शन इसमें ऐड करा देंगे, तुम बोलते रहोगे पटर पटर, है ना, वो नहीं आएगा इसमें। इसमें तुम्हें कुछ कहना है तो उसमें घंटी वंटी बजती है ना, टीनू टीनू ऐसा करके कुछ आ सकता है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी ज्यादा, और एंगल का कुछ भी लफड़ा नहीं, एंगल क्या है, एंगल इधर समझ में आएगा। गैलोपिंग में क्या हुआ, गैलोपिंग में बहुत तेज हवा चलने लगी, कंडक्टर जा रहा है यूं उड़ के, कितना 11 से 13 मीटर, ओहो भयंकर, 11 से 13 मीटर स्विंग कर रहा है, और फिर इधर नीचे आया, फिर इधर गया, तो 11 मीटर जाके वापस आएगा तो समय बहुत ज्यादा लगेगा, और समय ज्यादा लगेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, कम रहेगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 1/4 से 1/4 हर्ट्ज के आसपास, 1/4 से 1/4 हर्ट्ज के आसपास। और विंड की वेलोसिटी देखा जाए तो 25 से 75 किलोमीटर पर आवर, यानी कि तूफान की बात हो रही है यहां पे। तो कंडक्टर अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो ऐसे लटका हुआ था, यहां से इधर घूमते घूमते यहां इधर पहुंच जाता है सीधा, मतलब 10 डिग्री से लेकर के कितना स्विंग कर सकता है, 90 डिग्री तक स्विंग कर सकता है। तो इसीलिए यहां पर अपन एंगल लिख रहे हैं 10 डिग्री से 90 डिग्री, कितना स्विंग कर सकता है, 10 डिग्री से 90 डिग्री। मतलब कंडक्टर ऐसे था, हवा चल रही है ऐसे स्विंग कर रहा है, और एकदम हवा चली इतनी तेज की सीधा हो गया। तो ये कितना एंगल बना रहा है, अभी 0 है, 10 डिग्री से लेकर के बढ़ते बढ़ते ये एंगल कितना बना सकता है, सीधी आराम से 90 डिग्री का एंगल बना सकता है, 90 डिग्री का एंगल बना सकता है। डांसिंग और स्लीट जंप क्या होते हैं सर, डांसिंग और स्लीट जंप को मैं यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं। डांसिंग और स्लीट जंप का मतलब आइस फॉलिंग फ्रॉम कंडक्टर, आइस फॉलिंग फ्रॉम कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर की सरफेस से अगर आइस पिघल करके नीचे गिर रही है, पहले आइस जम गई कंडक्टर पे, दिन के समय आइस पिघली और नीचे गिर गई, तो जब आइस नीचे गिरी तो कंडक्टर हिला, ऐसे मान लो कंडक्टर है, आइस गिरी तो ये कंडक्टर ऐसे 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 झूलेगा, फिर रुक जाएगा, क्यों, क्योंकि झूलता है तो जिंदगी भर थोड़ी ना झूलता रहेगा, एक समय बाद तो रुकेगा ना जी, बिल्कुल। तो आइस फॉलिंग फ्रॉम कंडक्टर, आइस के नीचे, कंडक्टर से नीचे गिरने की वजह से होता है, और ऐसा लग रहा है कि कंडक्टर बा नाचवे को करी, तो नाच रहा है, इसलिए हमने कहा कि डांसिंग नाम दे रहे हैं इसको। क्या ये हार्मफुल होता है, अरे नहीं जी, कहां, तो ये डू नॉट हार्मफुल, ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता है, डू नॉट हार्मफुल, बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होता है, समझे। अब सर ये तो गंभीर समस्या है, तो इस समस्या का समाधान क्या है, रिमूवल ऑफ समस्या क्या है, इस पिराबिलम का समस्या क्या है, क्या दिक्कत है इससे, कैसे इसको दूर किया जाए। तो सर कंडक्टर का वाइब्रेशन हो रहा है तो इसको दूर करने की जरूरत कहां है, अरे भाई कंडक्टर जब लगातार हिलता डुलता रहेगा तो टूट नहीं जाएगा क्या, कहां से टूटेगा, अभी दिखाता हूं, अभी दिखाता हूं मैं तेरे को, अभी दिखाता हूं।
हो बहुत सारे फोटोज आ गए हैं। एक फोटो ऐसा जो सारी चीजें दिखा दे, इसकी जरूरत नहीं है, इसको ले लेते हैं। इसको एक तरफ रखते हैं फिलहाल। अच्छा, ये कोचिंग की पीडीएफ अगर तुम कहीं बाहर शेयर करोगे तो जो चीज थ्योरी में पढ़ करके उसकी प्रैक्टिकल क्लैरिटी लोगों को नहीं मिल पाती वो भी मिलेगी उनको। अरे यार ये चीज ऐसी दिखती है, ओहो, तो तुम तो और ज्यादा पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो अपने, है ना। दादा दोबारा पढ़ने में मजा आ रहा है। मजा ही तो चाहिए जीवन में, और क्या चाहिए। बाबा मजे ही तो लेने जीवन में, मजे ही तो चाहिए। आओ 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 आओ। देखो भाई, ध्यान से देखना। इस समस्या को हल करने के लिए अपन क्या करते हैं, याद करो गांव के अंदर तुमने कभी कटिया मारा था। कटिया, अरे तार जो है उससे अवैध कनेक्शन लेने के लिए कटिया मारा होगा ना तुमने। तो वो कटिया वाला जो तार है वो ऐसे झूलने के दौरान स्पार्किंग कर रहा है, हिल डुल रहा है, बार बार तुम्हारा बत्ती बंद चालू बंद चालू बंद चालू हो रहा है। तो तुमने क्या किया, कटिया हवा की वजह से जब हिल रहा था तो तुमने क्या किया, एक थैली के अंदर रेत का ढेला भरा और उस थैली को तुमने उस वायर से बांध के लटका दिया। तो उस कटिया वाले वायर के अंदर वजन बढ़ गया और वजन बढ़ने से वो उस तार से चिपक गया, और चिपक गया तो वो हिला डुला नहीं, तो स्पार्किंग कम हो गई। यानी कि वाइब्रेशन को कम करने के लिए आपने वजन लटकाया, हाँ या ना। वही चीज हम कर रहे हैं, हम ट्रांसमिशन लाइन के साथ क्या करते हैं, वजन लटका देंगे, डैम्पर लगा देंगे। तो ये पहला वाला जो डैम्पर अपन यूज करते हैं इसको कहते हैं स्टॉक ब्रिज डैम्पर, BRIDGE, स्टॉक ब्रिज डैम्पर। स्टॉक ब्रिज डैम्पर कौन सा होता है सर डैम्पर, ये देखो यहां पर आप लोगों को इस इमेज के अंदर ये जो भी चीजें नजर आ रही हैं ये सारे के सारे कौन होते हैं, ये स्टॉक ब्रिज डैम्पर होते हैं। ये साफ साफ स्टॉक ब्रिज डैम्पर लिखा हुआ है यहां पर, ये आपको नजर नहीं आएगा तो आप लोगों को मैं इस तरीके से बता देता हूं कि ये आपका स्टॉक ब्रिज डैम्पर होता है। स्टॉक ब्रिज डैम्पर पीडीएफ जब देखोगे ना उसमें क्लियर आ जाएगा आपके पास, स्टॉक ब्रिज डैम्पर ये होता है। ठीक है सर, वो लाइटनिंग अरेस्टर और वो आर्किंग हॉर्न और गार्ड रिंग कौन सा हो गया, ये देखो ये यहां पर आप लोगों का आर्किंग हॉर्न बना रखा है इस जगह पर, ये वाला, और ये नीचे की तरफ गार्ड रिंग बना रखा है, ये एकदम साफ साफ नजर आ रहा है। इसमें बीच में इंसुलेटर है और ये दोनों मिल करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर का फॉर्मेशन करते हैं, ये लाइटनिंग अरेस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। क्या है ये, आर्किंग हॉर्न, ऊपर वाला आर्किंग हॉर्न है, नीचे वाला क्या है, गार्ड रिंग है। ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं पहले से। अब यहां पर देखो एक स्पेसर लिखा है, इस जगह पर एक चीज मेंशन कर रखी है SPACER, स्पेसर। ये इधर पीछे की तरफ बना रखा है, पीछे की तरफ क्या बना रखा है, ये यहां पर है थोड़ा सा इस जगह पर, ये जाली के पीछे छिप गया है, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा। तो इसको दिखाने के लिए जो है वो मैं आप लोगों को यहां पर इस तरफ समझा रहा हूं कि चार ट्रांसमिशन लाइन में चार वायर ऐसे कनेक्टेड हैं, तो इन चारों वायरों के बीच में ये चीज लगाई जाती है, ये यहां पर जो लगी हुई दिख रहा है तुम्हें, ये एक वायर यहां आता है, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, ये इन चार वायरों के बीच में कनेक्ट होता है। यहां पर बंडल कंडक्टर का जब प्रयोग करते हैं तो उसमें बीच में ऐसे स्पेसर लगाते हैं, और वो जो स्पेसर यहां यूज करते हैं वो ये वाला स्पेसर है, ये यहां पर। इसकी वजह से भी वजन बढ़ जाता है थोड़ा सा। तो कंडक्टर में वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए डैम्पर लगाना पड़ता है। पहले वाले का नाम स्टॉक ब्रिज डैम्पर है, ये तुमने देखा है कि नहीं देखा है, ये देखो ये यहां पर भी बना रखा है, नीचे लटका रखा है, ये रहा, ये जंपर वायर जा रहा है, ये दूसरी ट्रांसमिशन लाइन है बगल वाली, ये जंपर वायर जा रहा है, ये ट्रांसमिशन लाइन यहां कनेक्ट हुई, जंपर वायर यहां जा रहा है, ये इंसुलेटर है। व्हेन सिंगल स्ट्रिंग इज नॉट सफिशिएंट, टू स्ट्रिंग्स कैन बी यूज्ड इन पैरेलल एज इट इज, लाइन लिखा रखी है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में, ये रहा। व्हेन सिंगल स्ट्रिंग इज नॉट सफिशिएंट, टू स्ट्रिंग्स कैन बी यूज्ड इन
पैरेलल, और इसके ऊपर ये आर्किंग और ये लाइट, ये गार्डरिंग और ये इधर से आर्किंग और मिलकर लाइटनिंग ऐसे का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये जंपर वायर है। अब आप चाहें कि इस वायर के अंदर वजन को बढ़ाने के लिए आपने ये स्टॉक ब्रिज डैम्पर यूज किया, ये 2 से 5 किलो के बीच में होता है, इसकी जगह आप दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं जिसको कहते हैं आर्मर रॉड्स। आर्मर रॉड्स, आर्मर रॉड्स के अंदर क्या होता है, आर्मर रॉड्स में आपने वायर के ऊपर इस तरीके से एक वायर और लपेट दी। ये वायर जब लपेटोगे तो उससे क्या होगा, ये वायर जो है ना इसमें थोड़ा कड़कपन आ जाएगा, ये ऐंठन नहीं आएगी इसमें, और जब इसमें ऐंठन नहीं आएगी तो स्विंग कम करेगा। सर ये बांधेंगे का एग्जैक्ट यही इंसुलेटर के यहां पर वायर के चारों ओर, हर वायर के चारों ओर अपन क्या करते हैं, इस तरीके का डैम्पर लपेट देते हैं। सर इसका कोई वीडियो, बिल्कुल बताता हूं तुम्हें, अभी देखो इसका अपन वीडियो देखते हैं। ये मैं लेकर के आया तुम लोगों के लिए, स्पेशल स्पेशल बनवाया मैंने, तो उनको बोला, मैंने कहा तुम लोग भाई वीडियो बना के भेजो मुझे। ये तो इंसुलेटर का है, इंसुलेटर पे चढ़ रहे हैं ये लोग। अगला दिखाओ भाई, ये तो लाइटनिंग वाला वो है, ये देखो ये रहा, दिख रहा है तुम्हें, ये आर्मर रॉड लपेट रहा है। ये इस वायर के अंदर वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए इसके चारों ओर इस तरीके से ये रॉड्स लपेटी जा रही है। इससे क्या होगा, कंडक्टर में स्विंग क्या करेगा, रिड्यूस कर जाता है, वो इस तरीके से किया जाता है। आई बात समझ में? फिर से दिखा देता हूं मैं तुम्हें, देखो दनादन वायर लपेटा जा रहा है। ये देखो एक वायर है, इसमें वाइब्रेशन रिड्यूस करना है तो इसके चारों ओर ये 4 वायर हैं बंडल कंडक्टर। देखो नीचे वाले पे आर्मर रॉड लग गई है, इस पे भी लग गई, इस पे भी लग गई, अब इस पे लगाई जा रही है, तो 4 वायर का बंडल कंडक्टर। अब तुम देखो स्पेसिंग कितनी होती है, इतनी स्पेसिंग है इनके बीच में, इनके बीच इतनी स्पेसिंग है कि आदमी खड़ा हो सकता है। अपन को लगता है जमीन से, कह रहे यार 4 वायर के बीच गैप तो बहुत ही कम है, गैप बहुत ज्यादा होता है बाबा, गैप ज्यादा होता है इनके बीच में, और इस तरीके से ये लगाया जाता है। बंडल कंडक्टर इंडक्टेंस में पढ़ाऊंगा आगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपन, बहुत ही डिटेल में। तो ये वाली जो रॉड्स होती हैं, इन वाली रॉड्स को कहा जाता है आर्मर रॉड्स, इनको कहा जाता है आर्मर रॉड्स। क्लियर है सबको? क्या सुनो, क्लियर है कि नहीं बाबा? ये इंसुलेटर कौन से लगे हुए हैं यहां पर, ये टफन्ड ग्लास के, कांच के जैसे दिख रहे हैं, तुम्हें लगता है छोटा सा इंसुलेटर, इसके सर के खोपड़ी के बराबर है एक इंसुलेटर, देख लो तुम। क्लियर है सबको? ऐसे लपेटते हैं, लग रहा होगा ना तुम्हें, मजा आ रहा है, अरे मजा आ रहा है भाई, जमीन नहीं दिख रही इसको नीचे, ये पूरे सेफ्टी बैंड देख, पीछे वाले वायर से, हर वायर से इन्होंने सेफ्टी बैंड बांध रखा है, गिर भी गए चक्कर आकर के तो ये कहां गिरेंगे, जमीन पर नहीं गिरेंगे, लटक जाएंगे हवा में। तो आप लोगों को ये आर्मर रॉड कैसे बांधी जाती है ये समझ में आ गया होगा। ये भी इमेज कुछ ऐसा ही है, ये देखो ये यहाँ पे स्टॉक ब्रिज डैम्पर लगे हुए हैं इस जगह पर, है ना, तो ये स्टॉक ब्रिज डैम्पर का मैंने आपको पूरा प्रेजेंटेशन समझा दिया। ये वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के तरीके हैं। यहां पर तो मेटल का ही बनाएंगे ना यार, रस्सी से थोड़ी बांधेंगे। अब तुम सोचो मेटल जितना चिपक करके उसके लग पाएगा उतना कोई और लग पाएगा क्या? नहीं। क्लियर है सबको? यहां पर आपका सैग एंड टेंशन ओवर होता है। अब ओवर होता है तो सर अब क्या करेंगे, अब एक क्वेश्चन करेंगे, एक न्यूमेरिकल करेंगे जो आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, मतलब लिखवा रहा हूं, वो क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द सैग इन ट्रांसमिशन लाइन। क्वेश्चन लिखो बाबा, कैलकुलेट द सैग इन ट्रांसमिशन लाइन, कैलकुलेट द सैग इन ट्रांसमिशन लाइन calculate the sag in transmission line for a span of 200 meter, for a span of 200 meter, ultimate tensile strength 600 kgf, ultimate tensile strength 600 kgf, factor of safety is 2 and weight of conductor is 600 kgf per kilometer।
फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 2 एंड वेट ऑफ कंडक्टर इज 600 kgf पर किलोमीटर। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? कैलकुलेट द सैग ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन हैविंग ए स्पैन ऑफ 200 मीटर, UTS is 600 kgf, FOS is 2 and weight of conductor is WC 600 kgf पर किलोमीटर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों के पास में समय है 4 मिनट। लेट्स सॉल्व द न्यूमेरिकल। क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपके पास 4 मिनट का समय है। सभी लोग अपने अपने आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और यहां पर कमेंट सेक्शन में सैग लगातार गिरते हुए 5 मीटर से 1.5 मीटर पे और 1.5 मीटर से 1 मीटर पर आ गया है। उम्मीद है सैग जल्दी बढ़ेगा। किसी का 1 किलोमीटर आया हो तो बताओ, सही आंसर वही है। 1 किलोमीटर किस किस का आया है जरा कमेंट करके बताएं। किसी का तो 1 किलोमीटर आया होगा। जिसका 1 किलोमीटर आया है एकदम सही जवाब है। किसका आया है जल्दी से बताएं। समय समाप्त। देखो बहुत ही आसान सवाल है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं अपन, फिर आज की क्लास ओवर करते हैं। आप लोगों को पता है कि सैग का जो वैल्यू होता है वो WL²/8T होता है। हमें ये भी पता है कि T वर्किंग टेंशन होता है, L स्पैन होता है, W कंडक्टर का वेट होता है। वेट किलोग्राम अपॉन मीटर में लिखना है। तो सबसे पहले अपन WC की बात करें तो WC का वैल्यू आप लोगों को दे रखा है 600 kgf पर किलोमीटर।
हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि ये वैल्यू किलोग्राम पर मीटर में होती है। केजीएफ दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केजीएफ का लोड मत लीजिए आप लोग। केजीएफ तो पिक्चरें पैसे कमाएंगी, वो ऐसी पिक्चरें जो पैसे कमाने के लिए आई है। पर आप केजीएफ पिक्चर का टाइटल सोच रहे होंगे कहां से गया है, वो यहीं से गया है, किलोग्राम फोर्स कहते हैं इसको, गधों कोलार गोल्डफील्ड नहीं है। तो ये किलोग्राम फोर्स है ये। अब इसमें पर किलोमीटर में, पर अपने को मीटर में चाहिए, तो ये किलो जब ऊपर जाएगा तो 10⁻³ है, ऊपर जाके 10⁻³ हो जाएगा, तो 600 इंटू 10⁻³ हो जाएगा 0.6, यानी कि ये 0.6 kgf पर मीटर हो जाएगा। ये वैल्यू यूज करनी, क्यों? क्योंकि स्पैन भी मीटर में है, तो स्पैन तो मीटर में है ही। अब मैं बात करूं टेंशन की, ये टी क्या है? टी होता है वर्किंग टेंशन, और वर्किंग टेंशन जो होता है टी, उसका मान होता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्योंकि अभी अपन ने फॉर्मूला लिखा है, ये रहा फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला लिखा है अपन ने, ये रहा अरे बाबा, ये रहा फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है, यूटीएस अपॉन वर्किंग टेंशन। ये निकालना है तो एफओएस पे क्या लगेगा, भाग लग जाएगा, तो एफओएस का भाग लगा दिया अपन। इसका वैल्यू कितना आ गया, ये वैल्यू है 6000, इसमें 2 का भाग लग गया, ये वैल्यू कितनी आ गई 3000। यूनिट क्या लिखोगे, केजीएफ लिखोगे। तो यहां से अब 2 वैल्यू तैयार है, इसमें पुट कर दो, डेल का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.6। यूनिट भी लिख देता हूं तुम्हारे समझने के लिए, केजीएफ अपॉन मीटर इंटू 200 का स्क्वायर, ये क्या है मीटर है, तो मीटर का भी स्क्वायर लग गया, डिवाइड बाई 8 इंटू 3000, क्या केजीएफ। ये टेंशन किसमें है, केजीएफ में। केजीएफ से केजीएफ क्या करेगा, ये केजीएफ से ये केजीएफ से ये केजीएफ क्या करेगा, कट जाएगा, और 1 मीटर से ये मीटर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, मीटर बचेगा। अब 3000 में ये 200 का स्क्वायर है, यहां पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.6 लिखोगे इसको, 200 को आप 200 इंटू 200 लिखोगे आप, अरे पूरा डिटेल में कर लेते हैं भाई, ये लो 8 इंटू आप इसको 3000 लिखोगे, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, बचा 2, 2 इस 8 से कटेगा, बचेगा 4, 4 इस जो है ये, अच्छा ये पॉइंट और हटाओ ना, इस पॉइंट को यहां से हटाओ, 1 जीरो और लगाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, बचा कितना, 2 दूने 4, 4 इससे कटेगा, 2 दूने 4, 4 दूने 8 हो जाएगा, और ये इससे कटेगा 3 आ जाएगा, और 3 इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 1 मीटर। सब तो कट रहे हैं आपस में, सारी वैल्यूज आपस में कट गई, है ना। छह हजार है ना ये, अरे मैंने लिखा 600 है, बोला मैंने 6000 है, 6000, यूटीएफ 6000 बोला है ना मैंने, 600 बोला था, नहीं यार, 6000 है वो, ओहो, इसलिए अब समझाओ। हम्म, अरे हाँ 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 भाई, मान लिया मैंने 600 बोला था, तो आप अगर 600 पुट करेंगे तो यहां पर 300 आएगा, इधर 300 पुट करेंगे तो एक 10 का भाग नहीं लगेगा, और इसमें 10 का भाग नहीं लगेगा, तो ये 10 मीटर आ जाएगा। तो भी 5 मीटर कैसे आया तुम्हारा, 10 मीटर आना चाहिए ना। तुम लोग रिकॉर्डिंग दोबारा सुन लेना, कोई बात नहीं, जिन्होंने 600 से सॉल्व किया 6000 लिख करके दोबारा सॉल्व करके लिख लेना, इतना ही आएगा। 6000 बोला था, 600 लिखा था, हाँ। तो जिन लोगों का 5 मीटर आया और वो चिल्ला रहे हैं ना, कूद रहे हैं कि 600 बोला था, 600 बोला था, 600 बोला था, नहीं नहीं आपने तो 600 बोला था, तो भाई 600 बोलता तो 10 मीटर तो आता, तुम्हारे तो 5-5 मीटर आ रहा है, 1.5 मीटर आ रहा है, वो कहां से सही हो गया है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये कॉपी कर लिया तुम लोगों ने, सेशन एंड कर दूं, कल अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे एकदम फ्रेश। बाय बाय।
ओके, गुड नाइट एवरीवन।